हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइट आईएएस का ही एक रिवीजन मॉड्यूल जो कि है आपका ज्योग्राफी का रिवीजन मॉड्यूल। प्रीलिम्स काफ़ी करीब है। आई एम श्योर आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं बस अपनी तरफ से एक हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ करंट अफेयर्स और रिवीजन मॉड्यूल के थ्रू। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्टा पीटी 2022 एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी मॉड्यूल। ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 22 में तक मतलब जो भी चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड हुई है वो इस मॉड्यूल में कवर हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ जियोफिजिकल फिनोमेना एंड जियोलॉजिकल फीचर्स या जियोग्राफिकल फीचर्स इसमें कवर्ड हैं। देन यू हैव सर्टन प्लेसेस इन न्यूज़, मैप वर्क, एंड देन यू हैव फाइनली सम इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं, डैम्स, रिवर्स एक्सेट्रा, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक निकल के आता है वो है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। हुआ ये था कि एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है, इन्होंने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लगभग 40। ये जो इनकी सैटेलाइट्स हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में फंस गई थी लॉन्च होने के बाद, उसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, जो हमारा सन है, सन में आपको पता होगा कि सोलर करोनल मास इजेक्शंस होते रहते हैं। मतलब सन का जो करोना है वहाँ से काफ़ी सारे सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं ना, तो ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और उन दोनों के इंटरेक्शन से जो निकल कर आता है दैट इज़ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा, आई थिंक इसी टाइप का कुछ होता है। यहाँ पर आपकी सन की कोरोना से इजेक्शंस हो रही हैं, ये आकर के इससे इंटरेक्ट कर जाती हैं, और जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छी खासी बस्ट निकलती है विच इज़ द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। और ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ना, ये आपके सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी डिसरप्शंस लेकर के आ जाती हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर वैसे इन्होंने डिफाइन भी किया गया है इवेंट जहाँ पे सोलर फ्लेयर्स जब हायर रेडिएशन भेजने लगते हैं अर्थ की तरफ, और उनका रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आपके बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होता कब है? जब आपका जो सन का कोरोनल मास इजेक्शन है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है रोटेशन की वजह से। जब सोलर विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो ज़्यादा रेडिएशन होने लगते हैं। इससे अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो पहला इफेक्ट है जो आप अपीयरेंस देखते हैं ऑरास का, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट जिसे हम कहते हैं, नाइट्रोजन वगैरह की वजह से आपको लाइटनिंग अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ देखने को मिलती है। एक तो उसके अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में, और दूसरा होता है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर देता है वो है डिसरप्शंस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। हमने जितनी भी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन में भेजी हुई हैं, अगर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ज़्यादा आने लगे तो वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ में आप समझ सकते हैं ना कितना इफेक्ट हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। टोंगा वोल्केनिक इरप्शन। देखो, टोंगा ना एक वोल्केनो है, ये आपके इंडोनेशिया के आसपास पड़ता है। ऑब्वियसली आपको समझ मतलब आप वोल्केनो पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले रिंग ऑफ फायर याद आनी चाहिए, वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ये वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। हुआ ये कि ये जो टोंगा का आइलैंड है ना, यहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और वो इतना ज़्यादा हुआ कि इसकी जो एशेज हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँच गई। समझ रहे हैं आप? लेयर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर की होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, तो इसका आई थिंक मैंने कवर किया था इसे फरवरी के करंट अफेयर्स में विजन में, कि इसके जो एशेज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिजोस्फियर तक भी पहुंची हैं। तो ये इस इरप्शन सोचिए कितना बड़ा था कि ये वहां तक पहुंच गया। एक सुनामी वेव भी इससे ट्रिगर हुई। जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ तो पैसिफिक ओशन में सुनामी वेव भी इससे ट्रिगर हो गई। ये अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन था। अनइनहेबिटेड आइलैंड है वहाँ पे, एक हुंगा हपाई नाम से और एक हुंगा टोंगा नाम से। तो वहाँ पे ये इरप्शन हुआ, और ये जो टोंगा आइलैंड है जिसे मैंने आपको बताया रिंग ऑफ फायर में आता है ना, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में रहा। यहाँ पे आपको ये डायग्राम में भी शायद उन्होंने दिया होगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन, जिसकी फ्यूम्स पूरी 20 किलोमीटर तक स्पेस पे पहुँच गई। आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे दिख रही होगी। न्यूजीलैंड है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये न्यूजीलैंड है, न्यू कैलेडोनिया है, एंड दिस इज टोंगा। वनाउतु आइलैंड है, और ये आपका टोंगा आइलैंड है। छोटी सी आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं 1,05,000 की है, बहुत ही छोटी सी। स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे दिया है। दिस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके इन 1970। के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड टोंगैन है। तो आप याद रखेंगे कि ये इरप्शंस यहाँ पे हुआ है। एक आइलैंड नेशन है रिंग ऑफ फायर में, और इरप्शन के बाद ये कुछ इस तरह की स्थिति आ गई है। ये जो दो मासेस हैं वो फट के ऐसे अलग अलग हो गई हैं। प्लेट्स कहने का मतलब है इरप्ट हो गई हैं। ठीक है,
आपको इसकी लोकेशन दिख रही होंगी, तो एक बार एक लोकेशन को आप थोड़ा याद रख लेंगे। रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करूँ तो रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक रीजन में आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं वो यहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि माउंट सेंट हेलेन जो यूएसए का है, माउंट फिजी जापान का है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस का है, वो सब यहीं पे है सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। और ये जो बेल्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनो इरप्शन होती है। ये देख लीजिए, ये पूरी की पूरी रिंग ऑफ फायर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा अफ्रीका, यूरोप, ये कॉन्टिनेंट, और इधर से ये पूरा ये वाला एरिया फिलीपींस वगैरह का ट्रेंच, ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर। ये पूरा यहाँ पे जितने भी आइलैंड ये लोकेटेड हैं, आइलैंड या जो भी जगह लोकेटेड है, यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने को मिलता है क्या, अर्थक्वेक एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जो है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पैसिफिक ओशन कोस्ट लाइन एंड यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में कुछ प्लेट्स मिलती हैं, जैसे कि फिलिपिन प्लेट्स, कोकस प्लेट, नस्का प्लेट्स, इन सभी का यहाँ पे कहना चाहिए मीटिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस भी आपको देखने को मिल रही होंगी, ऑल एशियन ट्रेंच, क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मेरीना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, यहाँ पे टोंगा ट्रेंच भी आपको देखने को मिल रहा है, पेरूचिली ट्रेंच। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे आपको ये सारा सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया और ये सब आसपास में वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक देखने को मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। जितने भी कोस्ट है ये सारे सबडक्शन जोन्स हैं। सबडक्शन जोन क्या होते हैं, जब आपकी जो प्लेट्स हैं, जो चाहे ओशन प्लेट है और आपकी जो लैंड प्लेट है, सरफेस प्लेट है, या फिर दो सरफेस प्लेट है, जब वो मिलती है एक दूसरे के करीब आती है और उनका कोलिशन होता है, तो एक प्लेट दूसरे में सबड्यूड हो जाती है। ठीक है ना, तब ये फॉर्म होता है जब ओशन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चले जाती है। ठीक है, तब ये होता है। कैसे समझ लो, ये आपकी ओशन प्लेट है और यहाँ पे आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। होता ये है कि जब ये एक दूसरे के करीब ऐसे आते हैं, है ना, तो ये जो ओशन प्लेट है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट में से सबडक्ट हो जाती है, अंदर घुस जाती है ऐसे। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो लाइटर रहती है तो वो ऊपर हो जाती है, और ओशन प्लेट जो है वो डेंसर होती है तो वो नीचे चले जाती है। यहाँ पर बन जाता है फिर सबडक्शन जोन। ये जो टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे मिलती हैं वो सबडक्शन जोन बन जाता है। और ये जो रिंग ऑफ फायर है आपका, ये उसी का एग्जाम्पल है, सबडक्शन ऑफ ओशन टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कन्वर्जिंग बाउंड्रीज में ऐसा होता है। अब ये रिंग ऑफ फायर में इतने सारे अर्थक्वेक आते क्यों हैं भाई? क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अर्थक्वेक सबडक्शन जोन अगेंस्ट ईच अदर। इसी सबडक्शन जोन की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंसंट्रेशन सबडक्शन जोन की आपको रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से जो एनर्जी मोल्टेन अर्थ से रिलीज हो रही होती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स को इधर उधर मूव कराती है, एक दूसरे के अगेंस्ट कोलाइड कराती है, फ्रिक्शन होता है और अर्थक्वेक रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इंडोनेशिया क्योंकि यहीं पे लोकेटेड है रिंग ऑफ फायर रीजन में, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। ये इंडोनेशिया इज एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दैट इज पैसिफिक, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन, एंड ऑल्सो अ लिटिल स्मॉलर फिलिपिन प्लेट। और उसी का रिजल्ट ये है कि इंडोनेशिया में आए दिन आपको कोई ना कोई वोल्केनो इरप्ट होता हुआ दिख जाएगा। इट इज़ होम टू 400 वोल्केनो। ठीक है, साइक्लोन, कितने ज़्यादा साइक्लोन्स आजकल आने लगे हैं, समझ रहे हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन द ओशियानिक वाटर इन द ट्रॉपिकल रीजन। साइक्लोन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। आप समझते हैं ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड। हमारे ट्रॉपिक्स में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है लैंड और सी सरफेस की। तो जब बहुत ज़्यादा वार्मिंग हो रही होती है तो देखो वार्म में क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आपकी वार्म एयर होती है ना वो लाइटर होती है, और जब आपकी कोल्ड एयर है ना वो डेंसर होती है। तो जैसे ही एयर वार्म होती है ना तो वो ऊपर राइज करने लगती है अपनी जगह से। अब जब वो राइज कर रही है तो उसकी यहाँ की जगह खाली होने लगती है, तो इस खाली जगह को भरने के लिए ना कोल्ड एयर यहाँ पे आने लगती है। समझ रहे हो, कोल्ड एयर डेंसर है, जो चीज़ें डेंसर होती है वो नीचे घुसेंगी ना, जो लाइटर है वो ऊपर जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। तो क्या है, सनलाइट की वजह से जब आपकी सर्फेस वार्म होती है ना तो जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो ऊपर ओशन के ऊपर राइज करने लगती है, उसको फिल करने के लिए कोल्ड एयर आती है। ठीक है, और इस तरह से पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंटिन्यू होने लगती है। ठीक है, तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे ब्लो करती है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हमारी जो विंड चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है ना।
और कोल्ड रीजन पे हाई प्रेशर होता है और जो वार्म रीजन है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये समझ रहे हैं। जैसे कि पोलार रीजन से ट्रॉपिकल की तरफ में आपकी हवाएं जो है वो बहती हैं। अर्थ का मूवमेंट क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होते हैं अपने इस एक्सिस पे। और जो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है, उस मूवमेंट की वजह से कोरियालिस फोर्स जनरेट होता है जो हवा को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देता है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन था 2015 में शायद कि इक्वेटर के आसपास अर्थक्वेक या कुछ ऐसा क्यों नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कोरियालिस फोर्स है ही नहीं, विंड इधर उधर मूव ही नहीं कर रही है। साइक्लोन कहाँ से आएगा, साइक्लोन क्यों नहीं आता है, शायद ये पूछा था। तो क्योंकि वहाँ पे कोरियालिस फोर्स जीरो होता है ना, वहाँ पे विंड इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है। ये उसका आई थिंक आंसर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विंड जो है वो ब्लो कर रही होती है और दूसरी विंड उसको फ्लो करने के लिए आ रही होती है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि साइक्लोन लैंड को हिट नहीं कर देता है। ठीक है, लैंड को हिट करने के बाद जो है वो साइक्लोन इधर उधर डिसिपिएट हो जाता है। अब देखो, साइक्लोन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में आई होती है साइक्लोन की, जहाँ से वो शुरू हो रहा होता है। मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरह का पूरा साइक्लोन का स्ट्रक्चर बनाता है, ये उसका आई कहलाता है। ये जो आई है ना, ये शांत होता है, सारे जो डिस्ट्रक्शंस है ना वो इधर उधर हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो आई का एरिया है ये थोड़ा काम एरिया होता है और मतलब शांत एरिया माना जाता है। ठीक है, और आई के आसपास का जो एरिया है सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, आई वॉल मोस्ट इफेक्टिव पार्ट होता है। ये जो आई वॉल का एरिया है मोस्ट इफेक्टिव है। कुल मिला के यहाँ पे आपको एक बार साइक्लोन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट क्यों करते हैं, ये रीज़न समझिए कि जो बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर है वो जनरली हाई रहता है, 27 डिग्री से ज़्यादा रहता है। कोरियालिस फोर्स भी अच्छा खासा रहता है जो कि विंड को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देता है। वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ी वेरिएशंस होती हैं। एक वीक लो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर तो लो रहेगा ही ना। अपर डाइवर्जेंस रहता है अबव द सी लेवल सिस्टम। ये सब रीजंस की वजह से बे ऑफ बंगाल में कुछ ज़्यादा साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं। अच्छा, साइक्लोन्स को हमने ऐसे डिवाइड करके भी रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पहला डिवीजन कुछ इस तरह का होता है कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वेरी सीवियर है, साइक्लोनिक है। इसकी ये डिग्रीज हैं, कम बेसी थोड़ा बहुत, बस इसको आपको देख लेना है। और उसके बाद ये आता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून, सुपर टाइफून। इनकी स्पीड के में, विंड स्पीड में ये भी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आजकल बहुत सारे साइक्लोन आने लगे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है सरफेस का वो बढ़ती जा रहा है ना। सी टेम्परेचर अरेबियन सी में भी धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उधर से भी साइक्लोन अब आपको देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर या ओशन सरफेस टेम्परेचर इज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द साइक्लोन्स। अरेबियन सी में अभी अभी आया था साइक्लोन उखी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से इधर डाइवर्ट हो गया था। इसके बाद आता है बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? बॉम्ब साइक्लोन का टेक्निकल टर्म है बॉम्बोजेनेसिस। बॉम्बोजेनेसिस मिड लेटीट्यूड में ऑकर होता है। देखिए ये जो आपका अर्थ है, यहाँ पे आपकी इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक्स है ना, मतलब 30 डिग्री के आसपास की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, जो ट्रॉपिक्स की बात कर रही हूँ। देन यू हैव मिड लेटीट्यूड्स। तो जो आपके साइक्लोन है ना वो यहाँ पे जनरेट कर रहे होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, उसके ऊपर आ जाता है मिड लेटीट्यूड। इन मिड लेटीट्यूड पे जो साइक्लोन जनरेट होते हैं उनको हम कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। समझ गए? इधर को तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं, पर ये जो ऊपर में कोल्ड रीजन में जो जनरेट करते हैं दैट इज बॉम्ब साइक्लोन। कोल्ड रीजन में यूजुअली जब फ्रंट्स मीट होते हैं ना, कोल्ड फ्रंट्स और वार्म फ्रंट्स जब ऐसे ऐसे मीट करते हैं तब इस साइक्लोन फॉर्म होता है। कोल्ड और वार्म फ्रंट्स समझ रहे हो ना? फ्रंट्स का आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में कि जब दो फ्रंट्स मीट करते हैं, एक ये कोल्ड हो जाता है और एक वार्म हो जाता है, तब आता है ये वाला साइक्लोन। हमारे इंडिया में विंटर जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, उसका भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। आपके मेडिटेरेनियन कैस्पियन सी से जो विंड्स आ रही होती हैं वो उसे कॉज करती है। तो ये जो बॉम्ब साइक्लोन है ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है। इसके सेंटर में भी लो प्रेशर होता है। और ब्लिजार्ड्स वगैरह आपने सुना होगा जो कि मिड लैटिट्यूड कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है। ठंडी जगहों पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यूजुअली ये तब फॉर्म होता है जब आपका जो मिडिल लैटिट्यूड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 24 घंटे में 24 मिलीबार नीचे चला जाता है, ड्रॉप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती, तब आपके ये साइक्लोन्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, ह्यूरिकेन्स भी वहीं फॉर्म होते हैं, लेकिन ह्यूरिकेन्स और आपके बॉम्ब साइक्लोन में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई? तो जो ह्यूरिकेन्स हैं ये ट्रॉपिकल ह्यूरिकेन है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे फॉर्म होते हैं। और अगर हम बॉम्ब साइक्लोन की बात करें तो ये मिड लैटिट्यूड पे फॉर्म होते हैं। ठीक है,
बॉम्ब साइक्लोन में कोल्ड एयर फ्रंट्स रहती हैं ज़्यादातर। कोल्ड एयर फ्रंट्स अगर ह्यूरिकेन में आई तो ह्यूरिकेन वीकन हो जाएगा, लेकिन अगर कोल्ड ज़्यादा हुआ तो बॉम्ब साइक्लोन इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। और बॉम्ब साइक्लोन जनरली विंटर में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ह्यूरिकेन लेट स्प्रिंग में देखने को मिलेगा और बॉम्ब साइक्लोन आपके विंटर्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और बॉम्ब साइक्लोन हायर लैटिट्यूड्स पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूरिकेन ट्रॉपिकल वाटर का एक फीचर है और बॉम्ब साइक्लोन इज़ द फीचर ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड मेडिटेरेनियन, अपर लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, जहाँ पे ठंडा चीज़ ज़्यादा रहता है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन, बड़े अच्छे अच्छे नाम देते हैं ना इन लोग, शाहीन, तौकते, उखी और पता नहीं क्या क्या, कैसे होती है ये नेमिंग। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सारी लिस्ट नाम की जो है वो मेंटेन करता है। जैसे कि तौकते म्यांमार ने सजेस्ट किया था, एक लिजर्ड है अलग तरह की, गीको, उसका ये नाम है मतलब। एंड 169 नाम में ये 4th न्यू नाम था। भाई ये होता कैसे, पहले तो ये समझ लो। देयर इज़ दिस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इनका एक पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो 2000 के आसपास ये लोग जब साथ में बैठे थे इन द ईयर 2000, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो इतने सारे साइक्लोन आते हैं ना, अब साइक्लोन 1, साइक्लोन 2, साइक्लोन 3 बोलने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इनका कुछ नाम दे देते हैं। खासकर जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो आते हैं उनका कुछ नामकरण करना चाहिए। तो ये जो मीटिंग की थी, 27वीं मीटिंग थी मस्कैट, ओमान में, वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि जो कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 8 कंट्रीज जो इंडियन ओशन को सराउंड करती हैं 2004 में, वो नामकरण करेंगी, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश फॉलोड बाय इंडिया एंड सो ऑन। शुरुआत में 8 कंट्री थी, बाद में और भी 5 कंट्री ने ये पैनल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, वो इंडिया की तरफ से नामकरण करता है, ठीक है। अलग अलग कंट्री नाम देती है ना, तो इंडिया भी तो नाम देती है, उसका नामकरण कौन करता है? ये जो न्यू दिल्ली की जो सेंटर है, एजेंसी, वो करती है। और इस तरह की 6 हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस तरह से नामकरण करती रहती हैं। ओमान ने कुछ नाम दिया था कुछ समय पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बांग्लादेश देता है, पाकिस्तान ने दिया था गुलाब आई थिंक, एंड सो ऑन, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल, ये क्या है? दिस इज़ एन एटमॉस्फेरिक ओशन फिनोमेना जो कि इंडियन ओशन में होती है, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में। जैसे कि अल्नीनो आपको पैसिफिक में होता दिखता है, वैसे ही जब इंडियन ओशन में कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो उसे हम इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से ज़्यादा वार्म रहता है, मतलब अब अरेबियन सी धीरे धीरे वार्म हो रहा है, लेकिन नेवरदलेस शुरुआत से बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म रहता है, इसकी वजह से साइक्लोन भी ज़्यादा आता है। अब जाहिर सी बात है कि इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। अब अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस भी होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा, प्रेशर उतना कम, है ना। ये तो समझते हैं आप दोनों के बीच का रिलेशन। तो जब ये डिफरेंस होता है ना, तो इसकी वजह से विंड के फ्लो में भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। इसी को हम इंडियन ओशन डाइपोल बोल देते हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस है वो है इंडियन ओशन डाइपोल। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तब हमारे कंट्री में, मतलब इंडिया में, अच्छी खासी रेनफॉल होती है। पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में क्या रहता है कि पॉजिटिव इज एसोसिएटेड विथ कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर इक्वेटोरियल एंड वार्मर अरेबियन सी। कहने का मतलब है जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर कूल रहता है और अरेबियन सी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है और हमें अच्छा खासा मानसून मिलता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म हो गया और आपकी अरेबियन सी ठंडी हो गई, फिर दिक्कत हो जाएगी, ड्रॉट आ जाएगी। तो आप याद रखेंगे, पॉजिटिव डाइपोल है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो इंडिया के लिए नेगेटिव है, ठीक है। स्टडीज़ ने बताया कि जब पॉजिटिव रहता है तो इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होती है, मोर देन नॉर्मल रेनफॉल होती है, और नेगेटिव होता है तो सीवियर ड्रॉट हो जाते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव डाइपोल होता है ना तो अरेबियन सी में फिर साइक्लोन्स भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे। ये यहाँ पर इन्होंने पूरा इसका डायग्राम देकर रखा हुआ है, किस तरह से विंड जाती हैं, किस तरह से राइज होती हैं। मैंने आपको बताया भी, गर्म विंड होगी तो ऊपर को जाने लगेगी, कोल्ड विंड उसको भरेगी, ये साइकिल चलता है। कोरियालिस फोर्स अपना अलग रोल करता है, विंड को इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगा एंड देन मानसून भी लेकर आएगा। क्लाउड बर्स्ट, बादल फट जाते हैं ना, वही है क्लाउड बर्स्ट।
कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटेंस रेनफॉल इवेंट ओवर अ स्मॉल एरिया, कुछ ज़्यादा ही मतलब बारिश हो जा रही है वहाँ पे। तो एक वेदर फिनोमेना है जिसमें 100 mm पर हेक्टेयर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, वो है। नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फिलिप्स परस्पेक्टिव। देन यू हैव टाइफून राई। फिलीपींस में आया होगा ये टाइफून ओडेटी, उसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साइक्लोन और वो कैसे आता है। तो बस याद रख लेना कि फिलीपींस पे आया था और ये कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून था जो इतने सालों के बाद आया है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। ह्यूरिकेन्स इडा स्ट्राइक यूएसए। यूएसए में साइक्लोन को ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जैसे विली विली बोलते हैं, और अलग अलग नाम है ना, अपने यहाँ पे साइक्लोन बोला जाता है। तो ह्यूरिकेन जो आया वो अटलांटिक ओशन के आसपास आया, करेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास, जिसका नाम ईडा रहा, यूएसए पे स्ट्राइक किया। और ये काफ़ी मेजर ह्यूरिकेन्स में से एक था क्योंकि ये कैटेगरी 3 या उससे हायर के उसमें भी था, काफ़ी न्यूज़ में रहा। अच्छा, कैसे फॉर्म होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन या ह्यूरिकेन्स? ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, जो वार्म एयर है ऊपर जाती है, नीचे कोल्ड बनती है, ऐसे साइकिल बनते जाता है ना। और इससे क्या होता है कि एयर फ्लो का मतलब प्रेशर से एयर फ्लो बनता है और धीरे धीरे एयर उसमें फिल करने के लिए आती जाती है और इवेंचुअली सब बहुत मॉइस्ट होकर के बिल्कुल क्लाउड बनाने लगते हैं और फिर साइक्लोन आ जाता है ना। और जब नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है और वहीं अगर वो सदर्न में आता है तो क्लॉकवाइज होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ला नीना इफेक्ट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अल नीनो एंड ला नीना 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको मिला करके हम अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन भी बोल देते हैं, जिसका इंडिया के मानसून पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ये जो ला नीनो अल नीनो होता है ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसका इफेक्ट इंडियन ओशन तक आता है लेकिन ओरिजिनेशन पैसिफिक में होता है। क्या होता है अल नीनो की अगर हम बात करें ना, तो पेरू का जो कोस्ट है वहाँ पर जब कुछ ज़्यादा ही वार्मिंग हो जाती है तो अल नीनो हो जाता है, जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में। और ला नीना इसका उल्टा है, कोल्डर हो जाता है यूजुअल से। जब अल नीनो आता है, वार्मिंग हो गई है, अब वार्मिंग हो गई है तो वहाँ पे लो प्रेशर हो गया है, तो विंड उल्टा जाएगी ना, ऑस्ट्रेलिया से पैसिफिक की तरफ चली जाएगी, तो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती बल्कि उल्टा हो जाता है, ड्रॉट आ जाता है। और ला नीना रहता है तो अच्छी बारिश होती है। ठीक है, तो अल नीनो में क्या होता है, द वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड्स वीकन अलोंग द इक्वेटर, जिससे कि एयर प्रेशर चेंज हो जाता है। द सरफेस वाटर मूव्स ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। समझ में आया? हवा उल्टी चलने लगती है, साउथ अफ्रीका के कोस्ट में पहुंच जाती है, तो इससे इंडिया में बारिश नहीं हो पाती। ला नीना की बात करें तो इसमें अच्छी अच्छी बारिश देखने को हमको मिलती है इंडिया में। दोनों का ही इफेक्ट होता है अच्छा खासा, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ रहा है विच इज़ एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। दिस इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करंट। एटलांटिक ब्रांच में ये देखने को आपको मिल रहा है सर्कुलेशन, जिसमें कि सरफेस वाटर, वार्म सरफेस वाटर को ये कैरी करता है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द नदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ पे ये कूल होके सिंक हो जाता है और फिर ये रिटर्न हो जाता है टू द ट्रॉपिक्स एंड देन टू साउथ अटलांटिक। मतलब ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है ट्रॉपिक्स से लेकर नदर्न हेमिस्फीयर, फिर वापस रिटर्न होता है ठंडा होकर ट्रॉपिक्स में, फिर ट्रॉपिक्स से जाता है साउथ अटलांटिक एंड सो ऑन। तो पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन सिस्टम है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो क्या होगा? जो गल्फ स्ट्रीम है, आपके कोल्ड करंट और वार्म करंट में आपको याद होगा, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है जो कि मिड लैटिट्यूड के क्लाइमेट को थोड़ा नॉर्मलाइज रखता है। ईस्टर्न यूरोप वगैरह में ये गल्फ करंट नहीं आएगा तो पूरा ठंडा होके दिक्कत कर देगा। तो अगर ये जो सर्कुलेशन है ये कोलैप्स कर गया तो फिर गल्फ स्ट्रीम बहुत ही गड़बड़ा जाएगी और आपका यूरोप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देन यू हैव लियोनिड्स मेटियोर शावर। मेटियोर शावर समझते हैं, टूटता तारा जो आपको देखने को मिलता है वो मेटियोर्स ही होता है। तो 6 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मेटियोर शावर आपको देखने को मिले। हर 33 साल में ऐसे लियोनाइट शावर्स होते रहते हैं जो इधर उधर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मेटियोर्स आर अ बिट ऑफ रॉक एंड आइस दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम कॉमेट्स एज दे मैन्यूवर अराउंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। और जब वो अर्थ से क्रॉस होते हैं तो उनकी ट्रेल दिखाई भी देती है, जिसे कि हम टूटता तारा के रूप में भी कहीं ना कहीं देखते हैं।
कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटेरॉइड, मीटियोर, मीटेरॉइड के बीच में। एस्टेरॉइड्स क्या है? एक रॉकी बॉडी है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, छोटा रहता है रॉकी बॉडी और सन के अराउंड वो ऑर्बिट करता रहता है। कॉमेट क्या है? कॉमेट में ना टेल के जैसी होती है, गैशियस रहता है, वेपर के समान रहता है। जैसे एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड ये सब थोड़े रॉक पार्टिकल है, लेकिन कॉमेट इज अ डस्ट और गैस। ठीक है, सनलाइट के आसपास ये भी फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में, विच इज़ अ टेल ऑफ डस्ट और अ गैस। ये कॉमेट के तौर पे आप याद रख लीजिए। मेटेरियोइड क्या होते हैं? इट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम अ कॉमेट और एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन। एस्टेरॉइड से टूट के थोड़ा सा निकलता है छोटा सा, वो मेटेरॉइड होगा, वो भी सन के आसपास ऑर्बिट करता रहता है। मिटियोर, मिटियोर इज द लाइट फिनोमेना विच रिजल्ट्स व्हेन अ मेटेरॉइड एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड वेपोराइजेज। यही है वो टूटता तारा जो मिटियोर है, OR वाला। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो लाइटनिंग फिनोमेना दिखाता है, जिसको हम टूटता तारा कह के कोई ना कोई विश मांग लेते हैं। मेटेरियोइड, मेटेरियोइड वो है जब वो अर्थ से पास होते होते टूटने की बजाय अर्थ के सरफेस पे ही गिर जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी मेटेरियोइड कहीं पे गिर गया, तो ये वो मेटेरियोइड है जो अर्थ के सरफेस पे घुसा और उसके लैंड में गिर गया। समझ में आया? हीट डोम क्या है भाई? कनाडा और USA के पास में ना कहीं कहीं पे सीवियर हीट वेव्स आ रही है, जिसकी वजह से हीट डोम बनता जा रहा है। हीट डोम ऑकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड और अ कैप। देखो, ओशन एयर जब वार्म होके ऊपर बढ़ती है, मैंने बताया वार्म एयर ऊपर बढ़ती जा रही है और एटमॉस्फेयर अगर उसको ट्रैप कर ले तो एक डोम स्ट्रक्चर जो बन जाता है ना, वही है ये हीट डोम। बहुत सारी हीट उसमें ट्रैप हो जाती है, हाई प्रेशर सर्कुलेशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से वो हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और उसकी हीटिंग की वजह से हीट वेव फॉर्म हो जाती हैं। इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है कि जब हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंबाइन हो जाती है ला नीना के साथ, तब ये सिचुएशन डोम टाइप की फॉर्म होती है और ज़्यादातर ये आपको ट्रॉपिकल पैसिफिक के आसपास देखने को मिल रही है। इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। जब भी वार्म एयर ऊपर को जाएगी, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, है ना? इतना तो आपको ध्यान होगा। उसी से ये डोम फॉर्म होता है और अगर ये हीट डोम बन गया तो आप समझ रहे हैं कितनी एक्सट्रीम हीट कंडीशन वहाँ पे आ जाएगी और वो हीट ट्रैप होने की वजह से क्रॉप्स भी डैमेज होंगे, इंसानों को भी तकलीफ होगी, वाइल्ड फायर भी होगी, बहुत कुछ होगा। देखो, ये सीधा सीधा मतलब है, ये सरफेस में गर्म हो गया है, टेम्परेचर है ना, गर्म हो गया। अब यहाँ से आपकी गर्म हवा राइज कर रही है ऊपर एटमॉस्फेयर में, लेकिन बड़ा हाई प्रेशर हो रखा है। अब ये एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है मान लीजिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई है। ये क्या कर रहा है? इस हवा को यहीं रोक दे रहा है। ऊपर क्लाउड बनने तो ये जाने ही नहीं दे रहा है। अब यहीं इसने सारी हवा को रोक रखा है, तो ये डोम स्ट्रक्चर बन गया पूरा हीट का। ये बन गई आपकी हीट डोम। अरे भाई, अब यहाँ ही सारी हीट ट्रैप हो गई है मान लीजिए, तो यहाँ जितना भी लैंड सरफेस है, लोग रह रहे हैं, उनका क्या होगा ये समझ में आ रहा है? यही है वो हीट डोम। तो यहाँ की जितनी भी जनता है, स्पीशीज़ है, क्रॉप्स हैं, उनका तो पूरा गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। कुल मिला के ये जो हीट डोम है ना, ये क्लाउड फॉर्मेशन होने ही नहीं देता है, इनको यहीं रोक लेता है। तो ये जो वार्म मॉइस्ट वाली एयर है वो तो ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन में जा ही नहीं पा रही है, यहीं रुक गई, यहीं पे सारा हीट क्रिएट कर दे रही। दैट इज कॉल्ड एज हीट डोम। ठीक है। हीट वेव्स, लू चलती है जो हमारी अभी चलनी भी चालू हो गई है 42 डिग्री एंड व्हाट नॉट। सो IMD हीट वेव को कहता है जब किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर देता है, प्लेन अगर है वो तो 40 डिग्री, अगर कोस्टल रीजन है तो 37 डिग्री, अगर हिली रीजन है तो 30 डिग्री। आपका जो भी रीजन है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये डिग्री क्रॉस हो गई, मतलब वहाँ पे जो वेव्स चल रही हैं वो हीट वेव्स हैं। लू, प्याज व्याज खाते हैं लोग उससे बचने के लिए। हीट वेव्स क्या होती हैं? जो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर रेंज से 4.5 से 6.4 डिग्रीज जब बढ़ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीट वेव। सीवियर होंगी जब वो 6 से ऊपर बढ़ जाएंगी, ठीक है, जो कि गर्मियों में बहुत ही कॉमन है, चलती है, आपको भी इसके बारे में पता होगा। हीट वेव्स आर जनरली द रिजल्ट ऑफ ट्रैप्ड एयर। दे ऑकर व्हेन द सिस्टम ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव्स इनटू एन एरिया एंड लास्ट फॉर 2 और मोर डेज। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हीट डोम जैसा ही है, पर पूरा डोम बनने तक नहीं रहता है। 2-3 दिन तक उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, उसकी वजह से वो हीट जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है और वहीं वहीं पे वेव बन के ट्रैवल करती रहती हैं। ये देखिए, आपको ये हीट डोम जैसा एक स्ट्रक्चर बनता भी दिख रहा है, यही है हीट वेव्स। ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, व्हाट इज दिस? व्हेन ह्यूमन बींग्स फील हॉट दे कूल देमसेल्व्स बाय स्वेटिंग। अच्छा, however, if the humidity is too high, sweating no longer works and one risk dangerous
overheating. In this case, wet bulb temperature is used to measure both heat and humidity, helping estimate whether conditions are safe for human or not. अच्छा, आप कोस्टल रीजन में जब जाते हैं, मान लीजिए गर्मी में अभी मैं आपसे बोल दूं किसी कोस्टल जगह पे चले जाओ, गोवा में ही चले जाओ, कितनी हीट और ह्यूमिडिटी रहेगी अंदाज़ा है ना, बस उसी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग से हमारी बॉडी अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखती है, पर पता चला साथ में ह्यूमिडिटी भी अगर हो गई तो स्वेटिंग भी हेल्प नहीं कर पाती। तो वेट बल्ब एक ऐसा तरीका है जिससे एक जगह का ह्यूमिडिटी और हीट को मेजर किया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि भाई ये कंडीशन ह्यूमंस के लिए सेफ है कि नहीं, मरवर तो नहीं जाएंगे वहाँ जाके। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे आसपास और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि धीरे धीरे कई जगह का जो हमारे लिए एनवायरनमेंट है वो ज़रा अनफ्रेंडली नहीं अनकंफर्टेबल होते जा रहा है। मैंने आपको बोला इस समय गर्मी में मई के महीने में गोवा चले जाइए तो समझ रहे हैं आप क्या हाल होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो अ ह्यूमिड हीट वेव इज मोर डेंजरस दैन ड्राई हीट वेव, ये ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी ड्राई लू चलती है उससे ज़्यादा खतरनाक होती है ह्यूमिडिटी के साथ चलने वाली लू, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी भी कुछ ज़्यादा ही हीट कर रही है, स्वेटिंग आपको हेल्प नहीं कर रही है, टेम्परेचर बिल्कुल पहुँच जा रहा है ऊपर, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप ठीक से ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ह्यूमन स्किन की बैंड बच जाएगी, क्योंकि ह्यूमन स्किन का जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस का है, उससे ज़्यादा अगर हो गया तो बॉडी को कूल करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वेट बल्ब यूज़ किया जाता है ताकि कि हम समझ पाएँ कि भाई चल क्या रहा है आखिर हमारे आसपास, वही एक तरीका है यूज़ करने का। ये देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द एयर। इट इज़ मेजर्ड बाय फैक्टरिंग इन हीट एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स। दिल्ली में एट प्रेजेंट 63 डेज का है कूलिंग पीरियड, समझ लीजिए, और अलग अलग ऐसा दिया हुआ है। कोल्ड वेव्स, अच्छा जैसे हीट वेव्स हैं वैसे कोल्ड वेव्स भी है। IMD records a cold wave when the minimum temperature is equal to or less than 10 degrees Celsius at a weather station in the plains below normal। जैसे हीट वेव्स में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कोल्ड वेव्स में ऑब्वियसली टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे गिर जाता है, तब हम कहते हैं कि बिल्कुल शीत लहर चल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, हिंदी में उसे शीत लहर ही कहा जाता है। क्यों होती है भैया कोल्ड वेव्स? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आई तो कोल्ड वेव्स चालू हो जाएगी। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो अपने साथ थोड़ी सी वार्मनेस लेकर के आती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा कम, मतलब ठीक होता है, नॉर्मल होता है, स्टेडी हो जाता है। और अगर वो नहीं आई तो फिर बहुत सारी कोल्ड वेव कंडीशन आ जाएगी पूरे दिल्ली और आसपास के नदर्न एरियाज़ में, और फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अपर हिमालयाज़ में जब स्नोफॉल होता रहे तब भी हमारे जो नदर्न स्टेट्स हैं जो कि हिमालयाज़ के आसपास है, वहाँ पे भी बिल्कुल विंड चिल कंडीशन है। देखो, कोई भी चीज़ की अति तो हानिकारक है ना, अब चाहे ठंडी हो जाए चाहे गर्मी हो जाए, कोल्ड वेव का भी कुछ वैसा ही सीन है। तो जब ज़्यादा कोल्डनेस होने लगती है तब फिर दिक्कत आ जाती है, और जब ला नीना आ रहा होता है ना, तब इंडिया में कोल्ड वेव्स नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और कोल्ड कंडीशन सीवियरिटी बढ़ जाती है जिस साल ला नीना आ रहा होता है, और उससे फिर एग्रीकल्चर को भी नुकसान होता है। आपको पता होगा कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है तो इट इज़ गुड फॉर रेबी क्रॉप्स इन द नदर्न इंडिया, नदर्न पार्ट। अब अगर वो नहीं आएगा तो फिर एग्रीकल्चर में भी तो दिक्कत आएगी ना, फ्रोस्ट वाला टेम्परेचर आ जाएगा तो रेबी क्रॉप्स की गड़बड़ आ जाएगी, कैसे करेंगे हम? कैश क्रॉप्स में भी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। कॉफ़ी ग्रोथ इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, साउथ इंडिया में जो ग्रो कर रही होती है। ह्यूमन लाइफ में भी इम्पैक्ट होगा, कोल्ड वेव ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मतलब फ्लू, कोल्ड, कफ एक्सेट्रा, कोविड तो आप समझ ही रहे हैं, फिर ये सब ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं हम। डे लाइट सेविंग टाइम, अब ये क्या होता है? समर टाइम भी हम इसे कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम फॉर यूनिफॉर्मली एडवांसिंग क्लॉक सो एज टू एक्सटेंड डे लाइट आवर्स ड्यूरिंग अ कन्वेंशनल वेकिंग टाइम इन द समर मंथ। सबसे पहले सजेस्ट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या किया जाता है? घड़ी को आगे कर दिया जाता है मार्च और अप्रैल में। देखो, हम ऐसा मानते हैं कि समर में उजाला उजाला सब जल्दी हो जाता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा और ज़्यादा काम कर पाएँ। दैट इज़ डे लाइट सेविंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीविंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इंश्योर दैट क्लॉक शो अ लेटर सनराइज एंड अ लेटर सनसेट, लॉन्गर इवनिंग डे टाइम काम हो जाता है। कंप्लीशन ऑफ रूटीन वर्क एन आवर अर्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्रीट ऑराज ऑन मार्स। अच्छा, यूएई का एक मिशन गया मार्स पे, होप मिशन, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, पहला मिशन था उसका।
उसने कुछ इमेजेस भेजी जिसमें आपको मस्त एटमॉस्फेरिक लाइट्स दिख रही हैं, जिसे कि हम डिस्क्रीट ऑरास कह रहे हैं। अपने इधर पे भी ऑरा बोरियालिस होता है ना, नदन सदर्न हेमिस्फीयर पे आपको देखने को मिलता है, नाइट्रोजन वगैरह की वजह से मस्त कलरफुल साउथ पोल नॉर्थ पोल में आपको देखने को मिलती है जो लाइटनिंग, वही मार्स में भी नजर आई। यूनिकनेस क्या है, अर्थ में जो देखने को मिलती है वो सिर्फ पोल्स में देखने को मिलती है, लेकिन मार्स में जो देखने को मिली ना वो नाइट टाइम में पूरे के पूरे प्लैनेट में ही देखने को मिल गई है। ये डिफरेंस है। अर्थ में आप सिर्फ पोल्स में जाएंगे तो आपको दिखेगी, वरना पिक्स में देख के आप खुश रह सकते हैं। मार्स में जाएंगे तो पूरे के पूरे प्लैनेट में देखने को मिल जाएगी, खासकर रात के वक्त में। ब्यूटीफुल। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? तो अनलाइक अर्थ विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द मार्शियन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ लार्जली डाइड आउट। मतलब मार्स में उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा। However, the Martian crust has hardened billion of years ago when the magnetic field still existed. तो क्योंकि जो मार्स का क्रस्ट है वो हार्ड हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म उसने रिटेन कर लिया है। अर्थ की बात करें तो यह खुद ही सिंगल बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अच्छा खासा एक जगह पे मैग्नेटिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैग्नेटिज्म ऑफ मार्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसी की वजह से ये ऑराज में कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ की बात करें तो नदर्न लाइट, जिसे हम ओरा बोरियालिस कहते हैं, पोलर रीजन्स पे आपको देखने को मिलती है, यूरोप के हाई लैटिट्यूड में, है ना, यूएस वगैरह के आसपास ये ज़्यादा विजिबल होती हैं। ये होती हैं सोलर फ्लेयर की वजह से, जो सन स्पॉट से निकलता है। हमने कुछ देर पहले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात की, उसमें भी हमने सोलर फ्लेयर की बात की थी। जब ये सोलर फ्लेयर आते हैं, इनकी रेडिएशंस आती हैं और ये एक्सप्लोड होते हैं, तो ये नदर्न लाइट्स आती है ना। लाइट आपने कई पिक्स में भी देखा होगा, ओरा बोरियालिस एंड ओरा ऑस्ट्रेलिस को, नदर्न एंड सदर्न लाइट्स, इनको पोलर लाइट्स भी कहते हैं। मिड लैटिट्यूड्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट है ये, इनका कलर मस्त ग्रीन ग्रीन सा, लाइट ब्लू, वॉलेट येलो, ये सब एक साथ देखने को मिलता है। बड़ी अच्छी साइट रहती है ये। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से सोलार जब थोड़ा थोड़ा रेडिएशन होता रहता है, तब ये आपको देखने को मिलते हैं ब्यूटीफुल ऑराज। इनकी ये देखिए, इसमें आपने यहाँ पे हमने बताया है, जब नॉर्मल सोलार विंड ऐसी आ रही होती है और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी देर पहले, यही मैंने आपको समझाया है, इंटरेक्ट करती हैं, तो ये ऑरल फ्लो ओवल आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, जब यही सोलार विंड कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, मतलब इनका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म लेकर आ जाती हैं, वरना नॉर्मली ये आपको मस्त लाइटनिंग दिखा रही होती हैं। ठीक है, हाँ। डिफरेंट कलर्स में क्यों आते हैं? तो भाई ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से आते हैं। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% के आसपास ऑक्सीजन है। तो जब ये रेडिएशन है वो इन गैसेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू करते हैं। तो जितने फास्ट वो मूव करते हैं उतनी एनर्जी जनरेट होती है इनके कोलिजन से, और वो जो एनर्जी जनरेट होती है वही आपको खूबसूरत से कलर्स वहाँ पे दिखाती है। हालांकि ये ऑराज भी आपके कम्युनिकेशन लाइन, रेडियो लाइन सबको इफेक्ट करते हैं, बट नेवरदलेस दिखते हैं वहाँ पर। नासा सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ जुपिटर्स एक्सरे ऑराज। अच्छा, जुपिटर में भी ऑराज हैं उसके दोनों पोल्स के आसपास, जो कि एक्सरेज एमिट करते हैं। अरे वाह, बढ़िया है। अब जूनो मिशन गया था, जो कि नासा का है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का XMM न्यूटन मिशन गया था। कहाँ गया था? जुपिटर पे। ऑब्वियसली हम जुपिटर पढ़ रहे हैं ना, तो जुपिटर पे भी हमें ऑराज देखने को मिले थे जो कि एक्सरे एमिट कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ज़रा पजल्ड हो गए कि भाई एक्सरे एमिशंस कैसे हो रहे हैं, तो अब उन्होंने खोज निकाला है कैसे हो रहे हैं। जुपिटर पे जो आयन्स है जब क्रैश होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ऑराज फॉर्म होते हैं। ठीक है, Now these ions are surfing the electromagnetic waves in Jupiter's magnetic field to enter the planet's atmosphere. और उसी की वजह से शायद ये एक्सरे निकल रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। जो जूनो मिशन है 2011 में लॉन्च हुआ था। दिस इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट जुपिटर सिंस गैलीलियो। ठीक है, हाँ, इसका प्राइमरी गोल यही था कि हम जुपिटर की जो फॉर्मेशन है उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करें। और जो दूसरा गया XMM न्यूट्रन मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये गया था दिसंबर 1999 में। व्हाट इज़ दिस XMM? तो दिस इज़ द हाई थ्रूपुट एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एंड द एक्स-रे मल्टी मिरर मिशन, and it is a part of ESA's Horizon 2000 program. It is tasked with investigating interstellar X-ray sources. कुल मिला के जो एक्सरे वहाँ से निकल रही है ना, उसको जांचने परखने के लिए ये मिशन गया था। ठीक है, समर सॉलिसिट, ये विंटर और समर सॉलिसिट तो आपको पता है। समर सॉलिसिट होता है 21 जून को, जब हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है बिल्कुल, और ये लॉन्गेस्ट डे होता है समर का, है ना।
दैट इज समर सॉलिसिट। इसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, वर्टिकल सन की रेस सीधे पड़ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस समय में। सॉलिसिट मीन्स सन स्टैंड्स स्टिल, है ना, ये लैटिन वर्ड है। सो इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कॉज्ड बाय अर्थ्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स मोशन इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। जून में होता है समर सॉलिसिट, जब 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन की जो वेव्स है बिल्कुल ऐसे सीधे हो रही होती हैं, उसमें एक साइड में पूरा ऐसे नाइट देखने को मिल जाती है। ऑल लोकेशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हैव लॉन्गर डेज more than 12 hours at the June solicit. Meanwhile, all the location of the equator south of equator have shorter days than 12 hours. ठीक है। नाउ विंटर सॉलिसिट 21 दिसंबर को होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे रहता है, सन उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में रहता है, हमारे ठंड चल रही होती है ना, विंटर सॉलिसिट, उसी के बारे में बताएं। एंटी हेल गन्स। To help out horticulturalists who face crop damage due to hailstorm, the Himachal Pradesh government tested the use of indigenously developed anti-hail guns. Hails क्यों प्रोड्यूस होते हैं? वो जो ओले होते हैं, ओले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से, जो कि यूजुअली जनरली लार्ज एंड डार्क क्लाउड्स होते हैं। तो होता ये है कि विंड्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को हाइट पे ब्लो कर देती है, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाते हैं, हाइज में आइस बन जाते हैं और फिर वो गिरने लगते हैं। अब जब वो गिरते हैं तो हेल स्टॉर्म्स होते हैं और वो क्रॉप को बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी के उससे बचने के लिए एक बनाया गया है विच इज़ एंटी हेल गन, एक मशीन की तरह, ये आपको दिख रहा होगा एक ये मशीन है, विच जनरेट्स शॉक वेव्स टू डिसरप्ट द ग्रोथ ऑफ हेल स्टोन्स इन द क्लाउड। आई थिंक हम इससे कुछ फायर करते होंगे और इससे कुछ मटेरियल निकलता होगा जो ऊपर जाके उन आइस को ब्रेक करता होगा और वो एटलीस्ट हेल स्टोन्स के तौर पे नहीं गिरते होंगे। It comprises a tall fixed structure somewhat resembling to an inverted tower, आप देख सकते हैं, जिसकी ओपनिंग ना स्काई की तरफ होती है। तो हम कुछ भी इसमें से अगर रिलीज करते होंगे तो सीधे स्काई की तरफ जाएगा। देखो, दिस गन इज फायर्ड बाय फीडिंग एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन गैस एंड एयर विच रिलीजेस शॉक वेव्स। ठीक है, तो ये जो शॉक वेव्स हैं, दिस स्टॉप वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड फ्रॉम टर्निंग इनटू हेल स्टॉर्म। तो वो सिंपली रेन ड्रॉप की तरह पे फॉल करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाके आइस बन जा रहा था, ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा था और यहाँ आइस बन जा रहा था और फिर ये हेल स्टॉर्म कर रहा था, तो दिक्कत हो रही। तो हमने क्या किया, हमने ये ऐसा गन लगा दिया और अब गन से हमने ये एसिटिलीन गैस छोड़ी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ड्रॉपलेट्स थे ये स्टोन में नहीं कन्वर्ट हो पाए, मतलब आइस में नहीं कन्वर्ट हो पाए। तो अब ये सिंपली रेनफॉल की तरह गिरेंगे, तो रेनफॉल उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी जितना कि ये हेल स्टॉर्म्स कर रहे थे। ठीक है। क्लाइमेट चेंज कॉजिंग अ शिफ्ट इन द अर्थ एक्सिस। लो, अब ये क्लाइमेट चेंज अर्थ के एक्सिस में भी चेंज करने लगा है, मतलब शिफ्ट दिखाने लगा है। अर्थ की एक्सिस क्या है? अर्थ वैसे तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक एक्सिस पे, रोटेशनल एक्सिस जिसे हम कहते हैं, है ना, which it spins around itself as it revolves around the sun. So the point on which the axis interacts the planet's surface are the geographically north pole and the south pole. तो अब हो रहा ये है कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये एक्सिस है ना वो भी चेंज होते जा रहा है। द एक्सिस मूव्स ड्यू टू चेंजेस इन हाउ द अर्थ्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लैनेट। सो पोलर मोशन इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड सो ऑन। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं आप बेसिक्स के तौर पे कि अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और अर्थ के रोटेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ना। जो डे और नाइट जो चेंज होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं, ना कि रिवोल्यूशन। लाइकवाइज जो सीजन्स चेंज होते हैं वो भी आई गेस रोटेशन की वजह से होते हैं, नॉट रिवोल्यूशन। तो ये जो इफेक्ट है बेसिक का, ये एक बार को आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है। Lineament. What is lineament? Lineament is a linear feature in the landscape dictated by an underlying geological structure such as fault. अच्छा, लैंडस्केप में जब एक फॉल्ट आता है, दरार आती है, तो एक फीचर देखने को मिलता है जिसको हम लीनियामेंट कहते हैं। तो एक रिसेंट स्टडी हुई जिसमें कि ये पता चला कि जो असम का सोनीतपुर एरिया है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आ रहे हैं उसकी वजह एक अनफेमिलियर लीनियामेंट है, ऐसा हमें पता चला। असम में बहुत ही फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं इन द सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है
दिस लाइज विद इन अ टेक्टोनिकली कॉम्प्लेक्स ट्राइंगुलर एरिया, जिसमें एक है अथरखेट फॉल्ट, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग कोपली फॉल्ट, और एक है नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग लिनियामेंट। कुल मिला के ये एक ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है, और इसीलिए यहाँ पे एक लिनियामेंट स्ट्रक्चर है इन तीनों फॉल्ट की वजह से, जिसकी वजह से अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में पता चला है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट क्यों इतना वल्नरेबल है, क्यों वहाँ पे इतना सारा अर्थक्वेक वगैरह आता है, अगर ये बोला जाए तो उसमें कुछ रीज़न बताया गया है, जैसे कि द सियांग फ्रैक्चर, येमला फोल्ट, नामुला थर्स्ट and the Kenyan thrust are spread across the northeast and they are active along with the main Himalayan thrust, main boundary thrust, main central thrust and several subsidiary fault। देखो, जो पूरा का पूरा यंगर हिमालय है ये खुद में ही एक सेस्मिक जोन है, आपको ये पता होगा, और उसी से जुड़ा हुआ ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा बाउंड्री थर्स्ट है ये भी सेस्मिक जोन है। ये पूरा का पूरा सेस्मिक जोन 5 में आ रहा है, जिसमें हाई वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ और मूव करती जा रही है, और वो मूव कर रही है तो इनके बीच में कोलिजन प्रोड्यूस होता है, जिससे कि स्ट्रेन और स्ट्रेस होता है और वो फॉल्ट होकर अर्थक्वेक होता है। आपको पता होगा जब हम गोंडवाना प्लेट से जो हमारा जो प्लेट ऊपर आया, यहाँ यूरेशियन प्लेट में जाके यहाँ पर आया, वो अभी भी और मूव कर रहा है, और उसी के मूवमेंट की वजह से ही तो हिमालय फॉर्म हुआ ना। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ते हो तो उसमें पढ़ रहे हो ना, तो ये जो मूवमेंट है ये अभी भी चालू है, तभी हिमालयन की हाइट और बढ़ गई। तो भाई जब ये प्लेट एक और प्लेट से जाके फिर मूव कर रही है तो दोनों के बीच में कोलिजन फॉर्म हो रहा है, और इस कोलिजन से अर्थ से वो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्मा निकलता है, एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी फिर आपको अर्थक्वेक देती है। इसीलिए पूरा का पूरा जोन ही जो है वो सिस्मिक जोन में आता है। यहाँ पे जोन्स की कैटेगराइजेशन दी है, वो आप एक बार को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। जोन 5 सबसे ज़्यादा रिस्की नॉर्थ ईस्ट की है और थोड़ी सी हिमालयन जोन है। जोन 4 है वो भी रिस्क में ही है, पूरा दिल्ली वाला एरिया अक्सर आता रहता है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल एक्सेट्रा। जोन 3 है मॉडरेट रिस्क वाले हैं। देन जोन 2 है जो सबसे लो रिस्क है, जिसमें कि आपको सेंट्रल इंडिया के कुछ देखने को मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र एंड सो ऑन, सेस्मिक जोन्स। अच्छा, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, also known as main frontal thrust, which is a geological fault along the boundary of Indian and Eurasian tectonic plate, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलिजन होता ही रहता है, और इसी की वजह से वहाँ पे हाईएस्ट सेस्मिक हैजार्ड्स भी हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब ये फॉल्ट क्या है भाई? फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर along which the block of crust on the either side have moved relative to one another parallel to the fracture। दरार समझते हो ना, किसी चीज़ में जब दरार आती रहती है उसी को हम कहीं ना कहीं फॉल्ट बोलते हैं। ये फॉल्ट वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है एंड सो ऑन। धीरे धीरे जब इधर उधर एक साथ मूव करने लगते हैं ना, तब ये फॉल्ट जनरेट हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो इसी हाईएस्ट सिस्मोलॉजिकल जोन में बसा हुआ है, इसलिए वो बहुत ही प्रोन है। वीनस, अच्छा वीनस में भी हमने कुछ अपने यान व्यान भेजे हैं, तो बहुत सारा डेटा हमको मिला है, और हमें ये पता चला है कि वीनस रेडियो वेव्स को बाउंस बैक करता है। द रिसर्चर्स ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स टुवर्ड्स वीनस 21 टाइम्स फ्रॉम नासा's गोल्डस्टोन एंटेना in the Mojave Desert of California and studied the radio echo which provided information। क्या फाइंडिंग मिली? फाइंडिंग मिली कि स्टडी में मेजर हुआ कि जो वीनस का जो टिल्ट है उसने मेजर किया, जैसे अर्थ का टिल्ट है वैसे वीनस का भी टिल्ट है। वीनस एंड अर्थ आर कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर्स, आई थिंक सो, है ना। एक सिंगल वीनस रोटेशन को लगते हैं 243 डेज, जैसे हमें लगते हैं 365 डेज के आसपास, है ना। तो दैट मीन्स अ डे लास्ट लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। वीनस को कंप्लीट ऑर्बिट करने में 225 डेज का वक्त लगता है अर्थ डेज सन के आसपास। तो ये स्टडी में कुछ कुछ कैलकुलेशन हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। हाँ, वीनस पे जो जो यान छोड़े गए हैं वो आप याद रख लेना, और अभी इंडिया शुक्रयान भेजने वाला है, अभी तक आई थिंक भेजा नहीं है, भेजने वाला है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इंडिया का वो आई थिंक शुक्र पे पहला मिशन होगा, तो थोड़ा उसके बारे में ध्यान रखेंगे। वीनस क्या है? सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, वेरी सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन, क्योंकि इनके साइजेस सिमिलर हैं, जैसे अभी मैंने बोला। लैंडस्केप की बात करें तो प्राइमरीली उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी अच्छा खासा है। वीनस
इज़ वन ऑफ जस्ट 2 प्लैनेट जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। आपको पता होंगे हमारे अर्थ भी और जो बाकी बहुत सारे प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जो उल्टा रोटेट करते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, इतना इनके बारे में जानना ज़रूरी है और काफ़ी भी है। मॉनसून, अच्छा मॉनसून IMD ने डिफाइन किया हुआ है, केरला में मॉनसून आने वाला है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन मॉनसून कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए। विंड कौन सी आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून आती है, डिफ्लेक्ट होने के बाद वो साउथ वेस्ट हो जाती है, ये आपको पता होगा। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही होती है। होता यह है कि जब ऑलमोस्ट जून का वक्त होता है तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, और जो नीचे आपका इक्वेटर के आसपास है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है ना। यहाँ से विंड ऐसे आती हैं, पहले तो कोरियालिस फोर्स की वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट होती हैं साउथ वेस्ट में, और फिर वो यहाँ पे आती हैं 2 ब्रांचेस में, एक इधर अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच आपके केरला तट को हिट करती हैं और आगे बढ़ती हैं, एक इधर भी चले जाती है पर ये इधर से पैरेलल चले जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली यहाँ से घुसती है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट से। जब आपका ये मानसून आते हैं ना तो ये कोरोमंडल कोस्ट सूखा रह जाता है, जिसकी वजह क्या है, वेस्टर्न घाट्स। आई थिंक ये आपको पता होगा, यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जो ओरोग्राफिक रेनफॉल करा देते हैं, सारे रेनफॉल यहाँ कर देते हैं, इधर जो विंड्स जाती हैं ड्राई हो जाती हैं तो ज़्यादा इधर बारिश नहीं कर पाती, यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होगा, है ना, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा आपको रिवाइज कर लेना है। नाउ नॉर्थ ईस्ट मानसून, नाउ व्हाट इज दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून? दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑकर्स ड्यूरिंग द विंटर टाइम, है ना। साउथ वेस्ट तो आपका मानसून सीजन में आता है, रेनी सीजन में। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास आता है, और इसमें भी कंट्री में कुछ जगह पे बारिश होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु में होती है। नॉर्थ ईस्ट का जब मानसून आता है तो रेनफॉल मोस्टली होती है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यानम, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन में। ला नीना कंडीशन जो है वो इफेक्ट ज़रूर करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून को, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, सन्स हेलो, अ मेस्मराइजिंग फिनोमेना, अ रेनबो अराउंड द सन इज नोन एज सन्स हेलो। देख रहे होंगे आप पिक्चर में, सूर्य के आसपास ये एक हेलो सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, खूबसूरत सा, इसी को हम कहते हैं सन हेलो। लेकिन ये है क्या? बेंगलुरु के आसपास ये ऑब्जर्व किया गया। The halo appeared around the sun is a 22-degree ring that appears due to dispersion of light as white light passes through ice crystal found in the upper level of cirrus cloud, causing the halo to have colors. देखो भाई, जो क्लाउड्स होते हैं उसमें आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, और आप कभी भी आइस के क्रिस्टल पे ना लाइट पास कराने की कोशिश करना, कुछ कुछ कलर्स आपको दिखाई देंगे, बस ये वही फिनोमेना है। अपर लेवल पे सिरस क्लाउड्स होते हैं, आपको क्लाउड्स का अंदाज़ा होगा तो आपको पता होगा सिरस क्लाउड सबसे ऊपर होते हैं। तो ये जो सिरस क्लाउड्स हैं इसमें आइस क्रिस्टल होते हैं। तो 22 डिग्री के आसपास हुआ ये कि जब ये आइस क्रिस्टल पे लाइट पास हुई, वाइट लाइट, तो वो डिस्पर्स हो गई इधर उधर। जब डिस्पर्स हुई तो हमें ये हेलो फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, ऐसे ही मून के आसपास भी देखने को मिलता है पर वो इतना ब्राइट नहीं होता जितना ये था। सो दिस इज सन्स हेलो। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स एंड सुपर मून, क्या होता है ये सुपर मून एंड टोटल ल्यूनर एक्लिप्स? देखो पिछले 6 सालों में ना ऐसा नहीं हुआ था कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स और सुपर मून एक साथ हो गया हो, लेकिन इस बार हुआ। ये दोनों इवेंट्स आपको एक साथ देखने को मिले। सुपर मून क्या है? अ सुपर मून ऑकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट द सेम टाइम द मून इज फुल। मून बहुत बड़ा दिख रहा होता है उस समय। देखो ये देख रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल दिनों में ये अर्थ है और यहाँ पे मून रहता है, कलर पिंक ही ठीक लगता है। हाँ, मान लीजिए नॉर्मल दिनों में ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे मून है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, हमें मून दिख रहा होता है। जब सुपर मून होता है ना, यहाँ पे अर्थ होती है, यहाँ पे मून हो जाता है, और वो भी फुल मून होता है, और ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है, इसी को हम कह देते हैं सुपर मून। यूजुअली पूरे साल भर में 2 से 4 बार आपको सुपर मून्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, एज द मून ऑर्बिट्स द सन, एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा कम हो जाता है, इसे हम पेरिजी कहते हैं। पी यानी पास, कोई चीज़ आपके पास है, तो पेरिजी मतलब दोनों का डिस्टेंस बड़ा कम हो गया है, और एपोजी मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली जब पेरिजी कंडीशन रहती है, जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम रहता है और फुल मून भी रहता है, तो आपको बड़ा सा मून दिखाई देता है, विच इज़ द सुपर मून। समझ में आया?
अब मुद्दा ये है कि जो आपका टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होता है उसमें जो आपका मून है थोड़ा थोड़ा रेड नज़र आता है, तो उसकी वजह क्या है? देखो, जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो अर्थ जो है सन की कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है मून पे पहुंचने के लिए, और इसी की वजह से जो उसके एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट नज़र आते हैं और मून जो है वो डीप कलर का नज़र आता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उस लाइट को जो है फिल्टर कर देता है। ये आप देख रहे होंगे। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? ल्यूनर एक्लिप्स तब होता है जब आपका ये जो अर्थ है ये मून और सन के बीच में आ जाता है। तो अब जब इस सिचुएशन में हुआ है तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली मून पे नहीं पहुंच पा रही है, बीच में अर्थ आ गया है, तो अर्थ उसको फिल्टर कर देता है, तो ये जो लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पा रही है और उसकी वजह से मून का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा डार्कर नजर आता है। नेक्स्ट वी हैव इन द टॉपिक इज द पोलार वर्टेक्स, जिसके नाम से समझ में आ रहा है पोलार वर्टेक्स है, यानी कि वो पोल्स में देखने को मिलता है आपको। तो अर्थ के जो दोनों पोल्स है ना उसके अपर लेवल पे एक तरह का साइक्लोन देखने को मिलता है, लार्ज सा साइक्लोन, वो होता है पोलार वर्टेक्स। ये यूजुअली विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, समर में कम हो जाता है। विंटर में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ whirling cone of low pressure over the poles that is strongest in winter due to the increased temperature contrast between the polar region and the mid-latitude such as US and Europe। देखो क्या होता है, ये यूएस एंड यूरोप है, इधर पे पोल्स हैं, तो दोनों के बीच में ना टेम्परेचर डिफरेंस विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। पोल्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और मिड लैटिट्यूड्स भी ठंडे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वार्म करंट्स ब्लो हो रहे होते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम और एक्सेट्रा, वो इन टेम्परेचर्स को थोड़ा मॉडरेट रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोल्स में और मिड लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्स में ये साइक्लोन उमड़ घुमड़ होने लगते हैं और इन्हीं साइक्लोन को हम पोलार वॉर्टेक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में उठ रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको लेयर्स भी याद आनी चाहिए एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, लास्ट में एक्सोस्फियर्स भी है। ठीक है, तो ये जो पोलार वर्टेक्स है ये आपका काफ़ी ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलता है, इसको याद रखना। विंटर में कोल्ड विंड्स, जब कोल्ड एयर रहती है तो ये बहुत स्ट्रांग रहता है, एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में ज़्यादा देखने को मिलता है, मिड लैटिट्यूड्स में, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ओकेजनली जब पोलार वर्टेक्स वीक हो जाता है। अब ये कब होता है? जब लोअर एटमॉस्फेयर से, यानी कि कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर के आसपास से गर्म एनर्जी जो है, वेव एनर्जी जो है वो ऊपर जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है वो सडनली वार्म हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर है सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, चाहे पोलार वर्टेक्स हो चाहे उसका वीकेंड होना हो, दोनों इसी की वजह से होता है। तो जब वार्मिंग होती है तो वो पोलार वर्टेक्स को वीक कर देती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो इफ़ेक्ट्स इसके ये होते हैं कि इट कैन गिव राइज टू बोथ सडन एंड डिलेड इफेक्ट्स इनटू डिक्लाइनिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम विंटर वेदर। देखो, अगर पोलार वर्टेक्स ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में तो विंटर तो एक्सट्रीम हो जाएगा ना इस पूरे एरिया के आसपास, क्योंकि ठंड की वजह से वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ये पोलार वर्टेक्स वीक हो गया मतलब कि स्ट्रेटोस्फियर वार्म हो गया है। अब अगर स्ट्रेटोस्फियर वार्म हो जाएगा तो वो आर्टिक को वार्म करेगा, है ना, और ट्रोपोस्फियर को भी वार्म करेगा, और अगर वो वार्म करेगा तो एक अलग दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में फिर विंटर ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। फ्लैश फ्लड्स क्या है? फ्लैश फ्लड्स, इंडिया ने लॉन्च किया है अपना फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस फॉर इंडिया एंड द एशियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसमें जो IMD है ना वो फोरकास्ट इशू करेगी वाटरशेड्स के लेवल के, कहीं फ्लैश फ्लड्स तो नहीं आ रहे हैं, ये बताने के लिए। फ्लैश फ्लड क्या होते हैं? दे आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन with a very high peak and usually have less than 6 hours between occurrence of the rainfall and peak flood। देखो, एक जगह है पर्टिकुलरली, यहाँ मान लो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई, कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई तो इतने पूरी जगह में फ्लड आ जाएगा ना, बस एक जगह मात्र में आया है, तो ये हाईली लोकलाइज होता है, कम समय के लिए होता है, पर ये कहीं कहीं पे आता ज़रूर है। तो दिस इज़ फ्लैश फ्लड्स। उसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट है फ्लैश ड्रॉट्स। भाई ये क्या है? फ्लैश ड्रॉट्स आर दोज दैट ऑकर वेरी क्विकली विद द सॉइल मॉइस्चर डिप्लीडिंग रैपिडली। नॉर्मली डेवलपिंग ड्रॉट्स कंडीशंस टेक मंथ्स, लेकिन ये जो फ्लैश ड्रॉट्स है ये विद इन अ वीक आ जाता है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है।
इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कुछ ज़्यादा हो गया। कुल मिला के जब सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर जाता है तो सडनली फ्लैश फ्लड आ जाता है, ठीक है। देन यू हैव पेलियोसीन इकोसीन थर्मल मैक्सिमम। आपको ये पेलियोसीन और इकोसीन नाम से एराज याद आ रहे होंगे, पेलियोसीन एरा, इकोसीन एरा, अर्थ के फॉर्मेशन में ये सारे एराज ध्यान में होंगे। तो हुआ ये है, ऐसा माना जा रहा है कि आज से 56 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ ने ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस किया था, नेचुरल पीरियड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस किया था, जो कि एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था। और माना ये जा रहा है कि ये जो पीरियड था, दिस वाज नोन एज पेलियोसीन इकोसीन थर्मल मैक्सिमम, एंड there were huge amounts of carbon dioxide that released into atmosphere in this time, and this caused almost 8 degrees Celsius surface ocean warming in the high latitude, ठीक है। तो यही है ये पेलियोसीन इकोसीन थर्मल मैक्सिमम। अब हम आ चुके हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के कॉन्सेप्ट में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज चार चिनार। तो चार चिनार जो है ये आइकॉनिक आइलैंड है डल लेक के मिडिल में, जम्मू एंड कश्मीर में। आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग, आई मीन इट्स जस्ट सेरेन टू सी दिस प्लीजेंट एक्टिविटी। रिसेंटली 2 tall chinar trees were planted in this जबरवान हिल्स इन द बैकड्रॉप। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो चार चिनार की लोकेशन, जबरवान हिल्स की लोकेशन, डल लेक की लोकेशन, और आसपास भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इन सभी की लोकेशंस आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। देन यू हैव देवचा पचामी कोल ब्लॉक। ये है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है आई थिंक वेस्ट बंगाल का, वहाँ का कोल ब्लॉक है, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक। दिस कोल माइन इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन और कोल ब्लॉक इन एशिया। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, एशिया में नंबर 1 है। इसकी लोकेशन आपको चेक करनी होगी। काला पानी, आई एम प्रिटी श्योर एवरीवन इज अवेयर विद द काला पानी, एंड दिस इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेपाल ने इसे अपना बता दिया है, तो हमारे बीच में दिक्कत चल रही है। नाउ दिस शेयर्स अ बॉर्डर on the north with the Tibet Autonomous Region of China and Nepal in the east and the south. It is wedged between Limpiadhura, Lipu Lake and Kalapani. Now this area is the largest territorial dispute between India and Nepal. वो कहता है कि उसका है, हम कहते हैं कि हमारा है। ये इशू चला आ रहा है। ये काला पानी की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। शारदा रिवर यहाँ पे दिख रहा है आपको, नंदा देवी नेशनल पार्क दिख रहा है which is to the west of Kalapani, and then this is Shea Folksunda National Park which is in the east of Kalapani. तो ये लोकेशन आप थोड़ी सी याद रखेंगे फॉर योर मैप वर्क पर्पस, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया में रहे हैं। स्पेशली ये जो तीनों एरिया है, लिम्पुधुरा, लिपू लेक एंड कालापानी, तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, दोनों के बीच में, नेपाल इंडिया के बीच में डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो जस्ट मेक श्योर यू see these in the map. Kamang River. Studies have shown that landslide caused by earthquake close to the border of China led to the mass fish death in the Kamang River of Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश की ये कमेंग रिवर है और दिस इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, दिहांग, दिबांग, लोहित, मानस, ऑल ऑफ दीज। रिमेंबर, कमांग भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। It rises in the Tamang district in the eastern Himalaya and it forms a border between East Kameng district and the West Kameng district of Arunachal Pradesh. In Assam, it flows through Sonitpur district before joining Brahmaputra at the Tejpur. Sonitpur की अभी हमने बात की, जहाँ पे मेजर अर्थक्वेक्स बार बार आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक लीनियर फॉल्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना। The Kamang River consists of 2 sections. The west consisting of the Aka Hills, जहाँ पे अका ट्राइब्स रहती है, एंड द ईस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द डाफला हिल्स, जहाँ पे डाफला ट्राइब रहती हैं। इससे आपको ट्राइब्स भी याद हो जानी चाहिए। डाफला तो सभी को पता है, डाफला मीरी मिशमी। अका ट्राइब्स हमें न्यू देखने को मिली है, तो अरुणाचल में अका हिल्स में ये अका ट्राइब्स रहती है। कमेंग रिवर के पास काजीरंगा नेशनल पार्क और पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काजीरंगा असम में है, पखई या पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में आपको आई थिंक मैंने एनवायरनमेंट के सेक्शन में भी पढ़ाया था। ये कमेंग रिवर के पास है अरुणाचल में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इज़ ऑफन फ्लडेड इन इंडिया बट नॉट इन तिब्बत। भाई क्यों? क्योंकि तिब्बत में जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम रहता है और इसमें सिल्ट कम रहता है, और जब ये इंडिया में आती है ना तो ये बहुत सारा वाटर वॉल्यूम और साथ में सिल्ट भी लेके आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे असम और बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा ही फ्लड आ जाता है, डिवास्टेटिंग फ्लड आ जाता है, क्योंकि ये साथ साथ में बहुत सारे ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट लेकर के आ रही होती है रिवर बेड से। तवांग,
तवांग हिस्टोरिकली पार्ट था तिब्बत का। 1914 में शिमला एकॉर्ड हुआ, मैकमोहन लाइन बनी इंडिया और चाइना की बॉर्डर, अरुणाचल तरफ आती है ये। एंड ब्रिटिशर्स ने इसे न्यू बाउंड्री बनाया बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। नाउ बाय दिस ट्रीटी तिब्बत relinquished some of its territory including Tawang to the British, but it was not recognized by China. Now 1950 में तिब्बत lost its de facto independence and was incorporated into China. Later 59 में जो दलाई लामा थे वो इंडिया आ गए, तिब्बत से इधर इंडिया पहुंच गए। फिर सिनो इंडो वॉर हुआ 1962 में, तवांग उसमें चाइनीज़ कंट्रोल पे पहुंच गया, लेकिन चाइनीज़ ट्रुप ने वॉलंटरली विड्रॉ कर लिया, तो तवांग जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ये अभी भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि चाइना कहता है कि ये हमारा है। देखो बात यह है कि चाइना के साथ हमारी जितनी भी बाउंड्री शेयर होती है मैक्सिममली वो सारी की सारी डिस्प्यूटेड ही है, खासकर ये पूरा का पूरा एरिया कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें आती रहती हैं। और इधर के एरिया हमेशा ही चाइना और इंडिया के बीच का ये दिक्कत है, क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी चीज़ को अपना कह देता है, दिक्कत उसके साथ थोड़ी सी लगी हुई है, तो ये इस ट्रीटी को भी नहीं मानता, इसलिए तवांग फिर से न्यूज़ में है। ये डिस्प्यूटेड एरिया तो आप अलग से लिखेंगे। हॉट स्प्रिंग्स, तो लद्दाख में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, इन्हें कयाम भी कहा जाता है। तो ये जो हॉट स्प्रिंग है ट्रेडिशनली नोन एज कयाम इज़ अ कैंप साइट एंड द लोकेशन ऑफ एन इंडियन बॉर्डर चेक पोस्ट पेट्रोल पॉइंट 15 at the Chang Chinmo River Valley in Ladakh near the contested border with China. इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से हॉट स्प्रिंग निकलती है, इसीलिए हॉट स्प्रिंग नाम है ना। दिस लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ गलवान वैली, इट इज़ क्लोज टू द कोंगका लेक दैट मार्क्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर बनाती है, इसलिए इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कहाँ पर है। अभी थोड़ा पास से देखिए, गलवान वैली दिख रही होगी आपको, लेह दिख रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह, दिस इज़ गलवान वैली। इसके ईस्ट में आपको ये हॉट स्प्रिंग्स नज़र आ रही हैं, गोगरा पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, दिस इज़ लद्दाख। ये पूरा जो आपका लद्दाख का और चाइना का जो बाउंड्री है, इंडिया लद्दाख और चाइना का बाउंड्री, इसका मैप वर्क आपको करके रखना है क्योंकि ये यूपीएससी के क्वेश्चन में फेवरेट रहता है। गलवान रिवर वैली हमेशा ही फेस ऑफ लगा रहता है, पिछले काफ़ी समय से इंडिया और चाइनीज़ ट्रुप्स के बीच में ये फेस ऑफ चल रहा है। नाउ दिस इज़ अ रिवर वैली जो कि लद्दाख में है। आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा मैप यहाँ पर। जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं तो ये इंडिया पाक की बात हो जाती है, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं तो वो चाइना की बात हो जाती है। ये जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है ना, और इधर लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख। शियाचिन ग्लेशियर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर, अक्साई चीन चाइनीज़ एडमिनिस्टर, और ये आपकी गलवान वैली है जहाँ पे हमारा चाइना के साथ में डिस्प्यूट चलता रहता है ट्रूप्स के बीच में। द रिवर that is the Galwan river has its source in the Aksai Chin which is on the China side and then it flows towards east जहाँ पे ये आके शयोक रिवर से मिलती है। इन सब की लोकेशन याद रख लेना, शयोक, गलवान, नुब्रा, ठीक है। Now this valley is strategically located between Ladakh in the west and Aksai Chin in the east which is currently controlled by China. जोजिला टनल श्रीनगर और लेह को जोड़ने के लिए टनल बना है which is Asia's longest bi-directional tunnel. It will connect Srinagar, Dras, Kargil, Leh via tunnel through famous जोजिला पास। पासेस भी आप अलग से मैप वर्क में बनाते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, जितने भी पासेस आते हैं ये आपको याद होनी चाहिए उनकी लोकेशन के साथ। जोजिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है और उसी पे ये जोजिला टनल बना है जो कि श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ रहा है नेशनल हाईवे 1 के थ्रू, ठीक है। देन यू हैव उमिंगला पास ईस्टर्न लद्दाख में। नाउ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्ट किया है उमिंगला पास पे, ठीक है। पहले रोहतांग पास में हाईएस्ट मोटरेबल रोड माना जाता था, लेकिन अब जो कंस्ट्रक्ट हो गया है याद रखेंगे ईस्टर्न लद्दाख में ये पास है उमलिंगला पास।
अगर आपको पासेस पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं वो भी आपके प्रीलिम्स से पहले करा दूंगी। जितने भी पासेस जम्मू कश्मीर में हैं, उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में हैं, सिक्किम है, अरुणाचल है, और कुछ 3-4 पासेस नीचे भी आपको देखने को मिलते हैं सदर्न इंडिया की तरफ, आपके थालघाट, बोरघाट, पालघाट एंड असीरगढ़ जो घाट जैसा भी आता है जो आपके मध्य प्रदेश में। तो जितने भी पासेस है अगर आप चाहें तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पेंगोंग सो, इट इज़ अ लेक जो अभी अभी रामसार में ऐड हो गई है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड हॉरिक लेक है, मतलब ये लैंड के बीचों बीच है, ठीक है। ये लेक ईस्टर्न लद्दाख में है। 50% जो है इसका वो तिब्बत रीजन में आ जाता है। एंड दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। विंटर में पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है, हालांकि इसका जो वाटर है वो सलाइन है, पर उसके बावजूद ये फ्रीज हो जाती है। एंड दिस इज अ लैंड लॉक्ड बेसिन, जैसे मैंने बताया एंडोरिक लेक होती है जो लैंड लॉक्ड होती है, लैंड के बीचों बीच होती है, इसी को हम एंडोरिक बोलते हैं, किसी चीज़ के अंदर है, ठीक है। देन यू हैव कैलाश रेंज। कैलाश रेंज एंड्स ऑन द नदर्न साइड ऑफ दिस पेंगोंग सो, ठीक है। कैलाश रेंज के बारे में सभी जानते हैं। कैलाश रेंज में बहुत सारी रेंजेस और भी आती हैं, ये तो आप जब हिमालयन रेंज पढ़ते हैं तब भी पढ़ते होंगे, ग्रेटर हिमालयन, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक, है ना। तो उसमें जब हम कैलाश रेंज की बात करते हैं, ट्रांस बाउंड्री रेंज है ये, है ना। हिमालयन रेंज जो है वो आपके ट्रांस बाउंड्री में आती है, उसके अंदर भी ये पूरी रेंज है ना, रेंज के अंदर बहुत सारी हील्स होती हैं। तो कौन सी हील्स हैं? हेलमेट टॉप, गुरंग हील, स्पैंगर गैप, मगर हील, मुखपरी, रेंगजाला, रेचला, ये सारा है, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, है ना। ये देखो, ये माउंटेन रेंजेस इन्होंने पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसको ज़रा देखिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पीर पंजाल, इनकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक। उसके अलावा आपको रेंजेस दिख रही हैं। जास्कर के बाद यहाँ पे ग्रेट हिमालयस आए हैं, ये पूरे ग्रेट हिमालयस। देन यू हैव पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। पीर पंजाल आपके मिडिल हिमालयस में आते हैं, ठीक है, लेसर हिमालयस जैसे हम कहते हैं। और देन यू हैव शिवालिक ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, पूरे यहाँ तक जाने वाले। ग्रेट हिमालयस में आपको ऊंची ऊंची चोटीज देखने को मिल जाती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो ऊपर है ना, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपके ट्रांस हिमालयस में आते हैं, हिमालयस के उधर वाले हैं ये, ठीक है। ये आपने आई होप डिटेल में पढ़ा होगा। अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर राइजेज इन द सतोपथ ग्लेशियर, और ये विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। अलकनंदा एक्चुअली बहुत जगह बहुत से मिलती है, जब आप गंगा रिवर सिस्टम पूरा ही पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अलकनंदा जब नंदाकनी से मिलती है नंदप्रयाग में, पिंडार से मिलती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, और वहाँ से ये कहलाती है गंगा, विच फ्लोज टू ऋषिकेश एंड हरिद्वार। ड्यूरैंड लाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। अफगानिस्तान वॉच टू मच इनटू न्यूज़, तो ये ड्यूरैंड लाइन भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई ड्यूरैंड लाइन साइन कब हुई थी? 1893 में हुई थी। उस समय तो पाकिस्तान था नहीं ना। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरैंड एंड अमीर अब्दुल रहमान अफगान रूलर थे उस समय। तो ये ड्यूरैंड लाइन डिमार्केट हुई थी। पश्तान ट्राइबल एरियाज के थ्रू ये कट होती है। Now this line stretches from Afghanistan borders with China to the Afghanistan borders with Iran and then independence के बाद ये पाकिस्तान की हो गई। पहले हम इसे इंडिया और अफगानिस्तान के लाइन कहते थे ना, पर अब पाकिस्तान की हो गई, अब इंडिया की तो ये नहीं रही। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये जो रेड से दिख रही है ये पूरी ये लाइन है ड्यूरैंड लाइन, और इधर अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, एंड देन इधर आपके पाकिस्तान का हिस्सा चाइना, तजिकिस्तान। अफगानिस्तान की तो मैपिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ द होल ईयर, जैसे कि रशिया यूक्रेन रहा है उसी तरह से ये अफगानिस्तान भी बहुत न्यूज़ में था। Then you have Pensi-Lungpa Glacier. Now this glacier is located in the Jaskar, Ladakh. It is retreating due to increase in the temperature and decreasing precipitation. जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे, सब के सब मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से, और कहीं ना कहीं ये भी उसी में शामिल है। जो आपकी जास्कर रेंज है वो लद्दाख को सेपरेट करता है, किससे? लद्दाख से। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट्स जास्कर फ्रॉम लद्दाख, ठीक है।
जियोलॉजिकली जस्कर रेंज इज़ द पार्ट ऑफ 33 हिमालयाज। मार्बल पास है जो लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करता है। बहुत सारे पासेस हैं, अभी मैंने आपसे कहा उमिंगला भी उसी से में एक है जिसमें हाईएस्ट मोटरेबल रोड अब बन गई है। ठीक। कैटल आइलैंड, नाउ दिस कैटल आइलैंड इज इन द हीराकुड रिजर्वेयर। हीराकुड रिजर्वेयर कहाँ है? हीराकुड डैम इज इन उड़ीसा, महानदी रिवर से फॉर्म होता है, वहाँ पर एक ये कैटल आइलैंड है। 3 आइलैंड हैं जिसमें से एक ये है जो कि अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया, उड़ीसा के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया है as a sightseeing destination. This island is submerged hill and before the construction of Hirakud Dam it was a developed village. अब ये submerge हो गया है जब हीराकुड डैम बना। रिवर लुखा, मेघालय में रिवर लुखा है तो एक प्रोजेक्ट चलाया मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट ने रिवर लुखा को रिजुविनेट करने का। ठीक। जो लुका रिवर है वो ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। द लुका ड्रेनिंग द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्ट जयंतिया हिल इज फेड बाय लूनर रिवर, इट्स मेन ट्रिब्यूटरी एंड न्यूमरस स्ट्रीम्स फ्रॉम द हिल ऑफ नरपा रिजर्व फॉरेस्ट। द रिवर फ्लोज इनटू बांग्लादेश और इसके लिए अभी एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। रिजर्वेयर ऑफ फिश कहा जाता है इसे, लुका का मतलब। तो याद रखिएगा कि जो रिवर लुका है मेघालय से आती है और बांग्लादेश में जाती है। देन यू हैव ऋषिगंगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इट स्प्रिंग्स फ्रॉम उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी माउंटेन में, और ये फ्लो होते 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 धौलीगंगा में जाके मिलती है। और आपको याद होगा ऋषिगंगा में डिजास्ट्रस फ्लड आ गया था फरवरी में, आउटबर्स्ट हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है। पंजशीर वैली, वैली इन द नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान नियर हिंदू कुश माउंटेन रेंज। जब अफगानिस्तान इशू चल रहा था तो ये पंजशीर वैली काफ़ी न्यूज़ में थी। एथनिक तजिकीज़ यहाँ पे रहते हैं एंड दिस वैली इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स एमरल्ड्स। पंजशीर मीन्स 5 लॉयंस। ठीक है। नाउ देर इज़ अ लेजेंड दैट इन द 10th century 5 brothers built a dam for King Mahmud Ghazni in order to prevent floods from the damaging people's house. इसीलिए उसको 5 लॉयंस का नाम दिया गया है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं पंजशीर वैली की। ठीक है। पूरा ये अफगानिस्तान है, इसमें पंजशीर का ये लोकेशन है। इंडो पैसिफिक, व्हाई इज दिस इन न्यूज़? नाउ इंडो पैसिफिक refers to the maritime space stretch from the littorals of East Africa to the west. ये इंडो पैसिफिक के आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा है। साउथ कोल ग्लेशियर, recent studies have found that this South Col Glacier has lost more than 54 meter of thickness in the last 25 years. मैंने आपको बताया ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। अब ये साउथ कोल ग्लेशियर है कहाँ, ये हमें समझने की ज़रूरत फ़िलहाल है। सो दिस इज़ बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड लोत्से, द हाइस्ट एंड 4th हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि ये हमारे माउंट एवरेस्ट के पास में है साउथ कोल, इसको आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉर्थ कोल, लोहलो पास, एंड दिस इज़ साउथ कोल, दिस इज़ लोत्से। थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान में रख लेना कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। डिएगो गार्सिया, नाउ दिस इज़ एन आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इंडियन ओशन में है लेकिन ये ब्रिटिश ऑक्यूपाइड है। It is the largest of 60 small islands comprising the Chagos archipelago. The Portuguese were the first European to find it and then वो वहाँ पे सेटल हो गए, फिर फ्रांस आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए हर जगह पे, और जब ब्रिटिश आ गए तो फिर उन्होंने राज कर लिया। In 1965 British separated the Chagos Island from Mauritius and sent up a joint military base with US on Diego Garcia. तब से ये अपने अंडर ही इन्हीं को रखते हैं। ठीक है। माली अफ्रीकन कंट्री है, सहारा डेजर्ट में है, वेस्टर्न अफ्रीका में, लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफ्रीका का पूरा डेजर्ट आपको याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैली दिख रहा है, अल्जीरिया को बॉर्डर करता हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर में क्रॉस होता हुआ, सहारा डेजर्ट भी बीच में है, बमाको है नीचे, मॉरिशियाना है बाजू में, निगर है। तो ये पूरा टोंगो वोल्केनिक इरप्शन मैंने आपको एनवायरनमेंट में भी पढ़ाया और करंट अफेयर्स में भी। रिंग ऑफ फायर में पास में एक टोंगो वोल्केनो है, टोंगो आइलैंड है, वहाँ पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है और ये कुछ ज़्यादा ही इरप्शन इसमें हुआ है। इसकी जो एशेज़ है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँच गई। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे आपको ये टोंगा दिख रहा होगा। स्मॉल आइलैंड कंट्री है बट छोटी सी।
1,05,000 के आसपास की इसकी पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जो वोल्केनो है ये फट गया है। ठीक है। फाल्कन आइलैंड, फाल्कन आइलैंड भी यूके की टेरिटरी है जो कि अटलांटिक में लोकेटेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे नदर्न अटलांटिक है, यहाँ पे ये फाल्कन आइलैंड दिखेगा। ये देखिए, वैसे तो ये अर्जेंटीना पेरू कोस्ट के पास है, लेकिन किसके अंदर है? यूके के अंदर है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मालविनाज आइलैंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में है। डिस्प्यूट इनका रहा है, पर अभी ये यूके की टेरिटरी है। न्यूज़ में भी ये इसीलिए था बीच में। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जर्मनी और रशिया के बीच में ये गैस पाइपलाइन थी, जिसे अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, जर्मनी ने इसे सस्पेंड कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है। 1200 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो कि रशिया के उस्टलुगा से जा रही है। कहाँ? जर्मनी में, बाल्टिक सी से होते हुए। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए, रशिया के उस्टलुगा से होते हुए, ये बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी के ग्रेंसफेल्ड में एक नेचुरल गैस की ये पाइपलाइन है। पर ईयर ये 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है ट्रांसपोर्ट करेगी। ताइवान, ताइवान इज अ कंट्री इन द ईस्ट एशिया। It neighbors People Republic of China to the northwest, Japan to the northeast, Philippines to the south. Taiwan Strait भी है that separates mainland China from the island of Taiwan. अब ये इसमें भी डिस्प्यूट चलता रहता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आपको ताइवान की लोकेशन देखनी लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशन, जापान, साउथ कोरिया, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, शंघाई, ताइवान, हांगकांग, लाओस, थाईलैंड, नीचे साउथ चाइना सी, लुजान एंड फिलीपींस सी। सो देयर यू हैव ताइवान स्ट्रेट, जो ताइवान और चाइना के बीच में है। ये लोकेशन को बस आप दिमाग में ध्यान रखिएगा। देयर यू हैव वेस्ट बैंक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। West Bank is a landlocked territory near the Mediterranean coast, bordered by Jordan in the east, green line separating it, Israel on the south and west. West Bank contains significant section of the Dead Sea shore. यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है ना, इजराइल, सीरिया, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स तो यूपीएससी में आया भी है। सीरिया दिख रहा है, यहाँ गोलन हाइट्स है, ये इजराइल है आपका, यहाँ गाजा स्ट्रिप है। दिस इज अ वेस्ट बैंक। इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये इजिप्ट है, ये सिन्हाई है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है नीचे इधर, है ना, फिर गल्फ ऑफ एडेन है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। गोलन हाइट है, फिर वेस्ट बैंक है, इजराइल में ही है ना ये सारे, और ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप को ये जॉर्डन वॉर्डन वो नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, बॉर्डर नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा। गोलन हाइट को ज़रूर करता है जॉर्डन बॉर्डर, बट गाजा को नहीं करता है। और वेस्ट बैंक, ये यहाँ पर है वेस्ट बैंक, और यहाँ पे डेड सी है आपकी, ये जो है ये डेड सी। ठीक है। अब देखिए, गाजा स्ट्रिप क्या है? एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। पैलेस्टीन अरब पॉपुलेशन वहाँ से डिस्प्लेस हुई थी, क्रिएट कर दिया गया। कुछ वेस्ट बैंक में चले गए और कुछ इधर आ गए। तो गाजा स्ट्रिप हमेशा न्यूज़ में रहती है। इट इज़ अ टाइनी लिटिल कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन इजिप्ट एंड व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड एज इजराइल। ठीक है। और गाजा की जो 70% की पॉपुलेशन है वो रिफ्यूजीज़ की है, ऐसा माना जाता है। साउथ चाइना सी। The South China Sea is an arm of Western Pacific Ocean in the Southeast Asia, connected by Taiwan Strait with the East Sea and by Luzon Strait with the Philippine Sea. Territory जो इसको बॉर्डर करती हैं वो हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। ये देखिए पूरी की पूरी चाइना, ताइवान, चाइना की 9 डैश लाइन मेरी टाइम, साउथ चाइना सी, पार्सले आइलैंड्स, फाटले आइलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे बहुत सारी रीफ जिनका नाम नज़र आ रहा है, और ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी का लोकेशन। सबसे अच्छा मैपिंग का तरीका क्या है? आप खुद से इसको पढ़ने के बाद बनाओ। जो चीज़ें आपको याद आ रही है ना, वो बिना देखे हुए बनाओ। जैसे कि आपने मेडिटेरेनियन, रेड सी और ये इजराइल, जॉर्डन, ये सब पढ़ लिया ना, एटलस बंद कर दो, खुद से पेपर पे ड्रॉ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैप ड्रॉप करो, जगह लोकेशन ड्रॉ करो। जितनी बार ड्रॉ करोगे ना, उतनी बार तुमको याद रहेगा। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जितनी भी सी है हमारी, बाल्टिक सी हो गई, कैस्पियन सी हो गई, एजियन सी हो गई, मरमारा हो गया, सी ऑफ मरमारा, स्ट्रेट्स हो गए, ये सब वैसे ही ड्रॉ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट्स हैं 3, है ना, उसमें से एक ये है। ये बॉर्डर शेयर करता है लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड से और रशिया से भी।
एक तो ये रशिया यूक्रेन की वजह से आपको ये पूरे के पूरे जो एरिया हैं इसे भी याद रखना थोड़ा ना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। ये लिथुआनिया दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, आप देख सकते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं ना, नॉर्वेगियन, बाल्टिक, नॉर्थ इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्क, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, देन यू हैव ट्यूनीशिया, मेडिटेरेनियन, लिथुआनिया, लताविया, इधर पूरा है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ में रहा है, इसलिए ये आपको पढ़ना पड़ गया। ईस्ट कालीमतान, नाउ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया शिफ्ट हो गया है, पहले जकार्ता था, अब ईस्ट कैलिमटेन बन गया है एंड विड बी कॉल्ड एज न्यूसेंतारा। ठीक है, सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। ईस्ट कालीमतान क्या है, जकार्ता से 2300 किलोमीटर दूर है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बोर्नियो आइलैंड, शेयर्ड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनी, एंड द न्यू कैपिटल विल बी लोकेटेड इन द नॉर्थ पेनांजम, पसीर एंड कुताई कार्तनेग्रा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक है, क्यों चेंज किया भाई इसने इसका कैपिटल? इंडोनेशिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री, इससे पहले भी बहुत लोग चेंज कर चुके हैं, जैसे ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो से ब्राज़ीलिया कर दिया, नाइजीरिया ने लेगोस से अबूजा कर दिया, ऐसे कजाकिस्तान ने भी चेंज किया, तो इस तरह से इसने भी चेंज कर दिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अफ्रीकन लैंड, 4 कंट्रीज आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया, जिबूटी, इरीट्रिया और इथोपिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, गल्फ ऑफ एडेन के पास में। गिनिया वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, कुछ न्यूज़ में रही है। इस्लामिक कंट्री है ये, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे 85% पॉपुलेशन है। ठीक है, सोवरेन स्टेट है ये, रिपब्लिक जहाँ का प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। होंडुरास, लेफ्टिस्ट जियोमारा कैस्ट्रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी होंडुरास की, इसलिए न्यूज़ में आया। होंडुरास इज़ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिका का ये मैप है, आपको दिख रहा होगा अल साल्वाडोर, जहाँ पे फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द क्रिप्टो करेंसी, अल साल्वाडोर, यहाँ ग्वाटेमाला, निकारागुआ, दिस इज़ होंडुरास। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए आप इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय वेस्ट में ग्वाटेमाला, साउथ वेस्ट में अल साल्वाडोर, साउथ ईस्ट में निकारागुआ, साउथ में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में गल्फ ऑफ होंडुरास एंड देन कैरिबियन सी का इनलेट भी। पिलर ऑफ शेम, व्हाट इज़ दिस? Pillar of Shame is a memorial to the victims of a Tiananmen crackdown, which was recently dismantled by China. चाइना में कोई पिलर ऑफ शेम था जो उसने डिसमेंटल कर दिया, बस इतना याद रख लो कि कहाँ था, तो चाइना में। ठीक है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी न्यूज़ में है। अभी मैंने बताया कि रशिया और जर्मनी की जो गैस पाइपलाइन है वो भी बाल्टिक सी से होते हुए गई है, और क्योंकि रशिया यूक्रेन का बहुत सारा इशू चला है तो बाल्टिक सी आपको फिर भी ध्यान रख लेना चाहिए। कौन सी कंट्री इसको सराउंड करती है ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे है नदर्न यूरोप में है, बॉर्डर्ड बाय स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड न्यूमरस आइलैंड्स। ठीक, गोलन हाइट्स अभी बताया मैंने, सीरिया के पास गोलन हाइट्स पड़ता है, रॉकी प्लेट्यू है, इजराइल और सीरिया के बीच का बॉर्डर है, याद रखना गोलन हाइट्स में इजराइल और सीरिया के बीच बॉर्डर बनता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान के बीच में वाटरवे है जो एक दूसरे को सेपरेट करता है। ये देखो पर्शियन गल्फ, यहाँ पे रेड सी के इधर पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा होगा। यहाँ पे यूएई है, इधर ईरान है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, ये लोकेशन इसकी, इसमें आपको लोकेशन ही याद रखनी ज़रूरी है। ईरान और यूएई है और ओमान है जो इसको सराउंड करते हैं। अदू अटॉल मालदीव्स में लोकेटेड है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी इंडियन ओशन में, ये देख लो मालदीव्स के पास, इंडिया के काफ़ी करीब ये अदू अटॉल है, इस न्यूज़ में था ये, प्लेसेस इन न्यूज़। स्विस कैनल, स्विस कैनल में एक कुछ फंस गया था शिप बड़ी सी, इसलिए न्यूज़ में आ गया था। आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो लोगों के क्रॉस होने के लिए बना है, मतलब शिप्स वगैरह के, जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। छोटा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है और ये इधर से ये जो पैसेज आए ये स्विस कैनल है, और ये आपकी रेड सी है ना, ये स्विस कैनल है, छोटा सा पतला सा सकरा सा, और इधर से डायरेक्ट हम इंडियन ओशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस कैनल सेपरेट्स the African continent from Asia, and this is the shortest maritime route between Europe and Indian Ocean, Western Pacific.
12% जो हमारा ट्रेड होता है उसका वॉल्यूम यहीं से जाता है। इंग्लिश चैनल अभी पढ़ा था हमने जब हम लिथुनिया के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, आयरिश सी, नॉर्थ सी, सेल्टिक सी सबसे सराउंड बीच में यहाँ पे, और बहुत सारी जगह पड़ती है यूके फ्रांस के बीच में ये है। इट्स अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द फ्रांस एंड इट जॉइंस द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक सी। ठीक। गल्फ ऑफ एडेन, रेड सी के बाद यहाँ गल्फ ऑफ एडेन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ बेरबेरा। तो ये जो दूसरा नाम है ना गल्फ ऑफ बेरबेरा, ये याद रख लेना, ये यूपीएससी पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एडेन बेरबेरा डीप वाटर गल्फ है बिटवीन यमेन टू द नॉर्थ, अरेबियन सी टू द ईस्ट, जिबूटी टू द वेस्ट एंड यमेन विच इज़ नोन एज गोरदफाई चैनल, सोकोत्रा एंड सोमालिया टू द साउथ। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में इट कनेक्ट्स रेड सी थ्रू द बैब अल मंडेब स्ट्रेट एंड इट कनेक्ट्स विद द अरेबियन सी टू द ईस्ट। ये देख लो, लोकेशन याद रख लो, यहाँ पर ये आपको यमेन हो गया सोकोट्रा, और ये यमेन है बैब अल मंडेब, रेड सी, इथोपिया, सोमालिया, ये आपका गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है। इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी के अक्रॉस जितनी भी लोकेशंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट। रेड सी अगेन इन न्यूज़, अभी हमने इसकी पूरी की पूरी लोकेशन देख ली। सेनकाकू आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी बिटवीन जापान, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। आर्किपेलागो है यहाँ पर, ये सेनकाकू आइलैंड है ताइवान स्ट्रेट के आसपास। देखिएगा ये ताइवान है, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है, ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे ये सेनकाकू आइलैंड है, इधर पे जापान है, इधर पे साउथ कोरिया। ठीक है। सो दैट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस सेनकाकू आइलैंड। बारबाडोस, बारबाडोस में इलेक्शन हुए और इसके पहले प्रेसिडेंट अभी हुए, ये एक रिपब्लिक बन गया है इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा। इसने यूके की, मतलब ये पहले यूके के अंडर था तो क्वीन वॉज द हेड, नाउ इट बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री एंड सोवर्निटी हो गई। यहाँ पर इनका अब इलेक्शन हुए हैं और फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट आ गए हैं। सो बारबाडोस जो है वो ब्रिटिश 1625 से क्लेम कर रहे थे एंड इसको लिटिल इंग्लैंड भी बोलते थे। कैरेबियन का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है बारबाडोस। ये देखिए ये कैरेबियन सी है, इसके आसपास की पूरी लोकेशन है, यहाँ पर आपको बारबाडोस दिख रहा होगा। नाउ दिस इज अ न्यू रिपब्लिक, इसीलिए ये बहुत न्यूज़ में था। तो इसके जो इलेक्शन हुए उसमें जो भी जीता है आप उसे याद रख लेंगे। ये क्या नाम आया है, क्यूकरताक एवेनारलाक, इट इज़ अ टाइनी uninhabited and previously unknown island discovered recently off the coast of Greenland। ऐसा है, ये नया ग्रीनलैंड के आसपास आइलैंड लोकेट हुआ है जिसका नाम भी इतना अच्छा रखा है कि can't say anything। Now it has now become the new northernmost piece of land on earth। Before this Odak was marked as earth's northernmost terrain। कुल मिला के अर्थ का जो northernmost point है वो अब ये क्यूकेत्राक अवनारलाक नाम से जाना जाएगा। ये ग्रीनलैंड के आसपास सबसे ऊपर यहाँ पर इसको मिला है। ये जो लोकेशन है आप देख रहे होंगे यहाँ पर पाया गया है, तो याद रखिएगा सबसे न्यूएस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बन गया है। ब्लैक सी, ब्लैक सी इज एन इनलैंड सी लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, टर्की के आसपास। बॉर्डरिंग कंट्रीज रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। रशिया एंड यूक्रेन दोनों का नाम आ गया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी through the Bosphorus Strait, then through Sea of Marmara, and then the Dardanelles Strait, and then Aegean Sea of Crete. Black Sea is also connected to Sea of Azov by the Strait of Kerch Sea. This is Black Sea. यहाँ पे आपकी Sea of Azov है ऊपर, रशिया। Here you have Ukraine. Sea of Marmara, टर्की, इस्तांबुल पूरा का पूरा। Sea of Marmara के थ्रू यहाँ पे आया Aegean Sea, नीचे आते जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी। ये पूरा जो है ब्लैक सी इससे कनेक्टेड होता है। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए यूक्रेन है, यूक्रेन का ओडेसा, ये नाम आपको याद आना चाहिए। ओडेसा काफ़ी न्यूज़ में रहा अभी रशिया यूक्रेन के इश्यूज़ की वजह से। एंड सी ऑफ अजॉव यहाँ क्रेच बिल्कुल यूक्रेन को बॉर्डर करता हुआ। मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया एंड सो ऑन। ठीक है। लोकेशन प्लीज़ रिमेंबर। Voruk. Voruk is a Jamaut in the northern Tajikistan. It is an enclave surrounded by Kyrgyzstan that forms part of city of Israpa and Sugat. Jamauts क्या हैं? Jamauts are the third level administrative division similar to Cumans or municipality.
किर्गिस्तान तजिकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर टेंशन थी, तो ये वोरूक न्यूज़ में आ गया था। तो याद रखिएगा कि जो वोरूक है वो तजाकिस्तान में आता है, ठीक है। कचीन पीपल आर द कॉन्फेडरेशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स जो कि कचीन हिल्स में रहते हैं म्यांमार में, एंड जो उसके नेबर एरियाज़ हैं जैसे कि अरुणाचल में है, असम में है, चाइना में है। तो कचीन याद रखिएगा कहाँ है, म्यांमार में। एक बार क्वेश्चन आया था रोहिंग्याज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी तरह से ये कचीन भी पूछ सकता है, तो म्यांमार, ठीक है। दहला डैम अफगानिस्तान की सेकंड बिगेस्ट डैम है। दहला डैम कंधार प्रोविंस में है, न्यूज़ में रही है ये। इट इज़ बिल्ट ऑन द अर्गहन डैब रिवर, ठीक। माउंट सिनाबग इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के बीच में है, रिसेंटली इरप्ट हो गया, जैसे टोंगा इरप्ट हुआ था। ये पैसिफिक पूरी की पूरी बेल्ट है, ट्रेंच बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर ये इरप्शन की वजह से न्यूज़ में आ गया, ठीक है। बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, रशिया यूक्रेन से बॉर्डर करती है। ये पूरा का पूरा जो रशिया यूक्रेन का मैप है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार यहाँ मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। देखो यहाँ रशिया, ये यूक्रेन, इनके बीच में एक तो दिक्कत चल रही थी। अच्छा, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ये 3 बाल्टिक कंट्रीज़। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा एंड देन बेलारूस, बिल्कुल यूक्रेन से लगा हुआ बेलारूस। तो ये यहाँ पर ब्लैक सी, तो यूक्रेन किससे बॉर्डर होता है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है, एंड ब्लैक सी ऑफ कोर्स। सो ये आप लोकेशन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। Cali is the second largest city in Colombia by area and the third most populous. न्यूज़ में आया होगा Cali. You can see here Colombia, Brazil, Peru, Ecuador, Caribbean Sea, Panama. तो Cali city, साहेल रीजन अफ्रीका, ठीक है। लोकेशन देखो, सहारा डेजर्ट के आसपास की इसकी लोकेशन है। ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है ना, इसे साहेल रीजन कहा जाता है। सूडान, चाद, निगर, नाइजीरिया, माली, मर्शियाना, बुर्किना फासो, सेनेगल, ठीक है। दिस इज़ द साहेल रीजन। सेमी एरिड रीजन है ये, पूरे के पूरे बहुत सारे जो नॉर्थ अफ्रीकन, वेस्टर्न अफ्रीकन बोल दो, वहाँ को स्ट्रेच करता है, ठीक है। द सहेल इज एन इको क्लाइमेट बायोजियोग्राफिकल रिल्म ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन सहारा टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू द साउथ। डूम्सडे ग्लेशियर, also called as Thwaites Glacier, is located in Antarctica. Now the melting of this glacier has caused concern because अगर ये मेल्ट हो गया तो जो सी लेवल है बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। अंटार्कटिका में है ये डूम्सडे ग्लेशियर मेल्ट हुआ है जो। भसनचार बहुत न्यूज़ में था रोहिंग्या इशूज़ की वजह से म्यांमार, तो ये कहा जा रहा है कि हम रोहिंग्यास को बसंचार में शिफ्ट करेंगे, एकोमोडेट करेंगे। तो बसंचार की लोकेशन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बसंचार इज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड, इसका मीनिंग है जहाँ पे हमेशा ही फ्लड्स आ रहे होते हैं। लोकेशन देख लो इसकी, सी दिस इज बसंचार की लोकेशन। बांग्लादेश है, आपके म्यांमार है ना, ये लोकेशन जो है ये बसंचार की, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं उनको हम लोकेट करेंगे, डिलोकेट करेंगे, ठीक है। डैम्स एंड रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुए हैं, इंडस वाटर ट्रिटी इंडिया एंड पाक के बीच में रही है, ये 1960 में साइन हुई थी। तो इंडस वाटर ट्रिटी में ऐसा हुआ था कि जो 5 रिवर है इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका रिवर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था, ठीक है। द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को जाता है, इंडस, झेलम, चनाब, और द राइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस ट्रिटी में इंडिया को ये राइट मिला है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। लेकिन फिर भी ये इशू बना ही रहता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इंडस वाटर ट्रिटी हमारे बीच में हुई है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें बीच में थोड़ा इंटरप्शन किया था और इश्यूज़ को शांत करने की कोशिश की थी, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, और पाकिस्तान को भी राइट है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर पाए। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इंडिया में केन और बेतवा रिवर को लिंक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर एक दिक्कत ये आ रही है कि जब आप केन और बेतवा रिवर को लिंक करेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है सबमर्ज हो जाएगा, विच विल बी अ मेजर लॉस फॉर द टाइगर एंड जो आसपास की स्पीशीज़ हैं। इसीलिए ये जो है इतना डिले हो गया है। कब प्रोजेक्ट आना था, कब से चल रहा है, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया सबमर्ज होने वाला है दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी जो है
ट्रांसफ़र कर पाएँ, क्योंकि बेतवा रिवर का जो आसपास का एरिया है वो सूखा पड़ रहा है ना, बुंदेलखंड रीजन है बेसिकली वो। तो हम इसीलिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक डैम कंस्ट्रक्ट होगा, दौधान डैम, और कुछ बैरेजेस कन्फर्म्ड होंगे। तो द प्रोजेक्ट विल बी फॉर इमेंस बेनिफिट इन द वाटर स्टार्व्ड एरिया ऑफ बुंदेलखंड रीजन विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इसलिए हम इसको रिवर लिंक को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देर आर सम इशूज़ गोइंग ऑन। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटका गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मूव किया है इस रिवर लोकेशन को लेकर, वाटर एलोकेशन को। ये जो रिवर डिस्प्यूट है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए काफ़ी ट्रिब्यूनल्स भी बने और अपनी अपनी सबकी रिपोर्ट्स आई। कुल मिला के कुछ जो 8-9 वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनका आप एक टेबल बना लीजिए, लिख लीजिए कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और क्या चल रहा है इनके बीच में। मेकेदातु इशू, Tamil Nadu has rejected the idea for an exclusive discussion by the Kaveri Water Management Authority on the Mekadatu Balancing Reservoir cum drinking water proposed by Karnataka. कावेरी वाटर रिवर का भी डिस्प्यूट है कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में, उसी में ये कोई मेकादातु इशू आ गया है। देखो क्या इशू हो रहा है कि जो वाटर शेयरिंग होती है, कर्नाटका इज सपोज टू रिलीज कावेरी वाटर फ्रॉम 3 सोर्सेज। कावेरी जो रिवर है वो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, राइट, इसका जो सोर्स है। तो कर्नाटका वाटर रिलीज करता है तमिलनाडु में 3 सोर्सेज से। पहला है ऑन बीइंग द वाटर फ्लोइंग इन द एरियाज डाउन स्ट्रीम बाय रिवर काबिनी, उसके कुछ कैशमेंट एरिया हैं जो आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, अर्कावती, सूर्यवती, शिमशा, वहाँ से। दूसरा रिलीज होता है वाटर काबिनी डैम से, और जो तीसरा होता है वो कृष्ण सागर डैम से होता है। तो इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सोर्सेज जो कर्नाटक के कंट्रोल में है, वाटर इज रिलीज टू तमिलनाडु ओनली आफ्टर स्टोरिंग सफिशिएंट वाटर। इसीलिए इनके बीच में ये इशू आ रखा है कि ये जो सेकेंड और थर्ड जो सोर्सेज हैं काबिनी और कृष्ण सागर में, कर्नाटका यहाँ से तभी पानी को भेजता है जब उसकी अपनी स्टोरेज पूरी तरह से फुल हो जाती है। इसकी वजह से शायद तमिलनाडु तक पानी पहुँचते पहुँचते कम हो जाता है। सो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये मेकादातु जोन क्या है? तो मेकादातु जोन is the last free point from where Kaveri water flowed unrestricted into the downstream of the state of Tamil Nadu from Karnataka। तो ये मेकादातु एक ऐसा जोन है जहाँ से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कावेरी रिवर तमिलनाडु में फ्लो करती है, ठीक है। तो एक मेकादातु प्रोजेक्ट प्रपोज किया किसने? कर्नाटका ने। अब तमिलनाडु ने बोला मेरे को ये प्रोजेक्ट मंजूरी नहीं है, इसलिए इशू हो गया। तो आप याद रख लेना ये जो मेकादातु है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक। दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग एंड पावर, इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ रिजर्वायर नियर कनकपुर इन रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो हम बैंगलोर और उसके नेबरिंग एरिया में इतना पानी भेज पाएंगे, पर ये तो कर्नाटक में भेज पाएंगे, तमिलनाडु को इससे एतराज़ है, ठीक। मुल्लापेरियार डैम केरला में है लेकिन ऑपरेट करता है तमिलनाडु। अच्छा, पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था और तब से ये चला आ रहा है। कंस्ट्रक्शन हुआ था 87 से 95 के बीच में। तो ये जो डैम है इट इज़ लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लापेरियार एंड पेरियार रिवर, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो आपके ये डैम है ये लोकेटेड तो केरला में ही है, केरला के इडुक्की में, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? तो तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन महाराजा ऑफ ट्रावनकोर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द पेरियार इरिगेशन उस समय पे 1886 में जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। इसकी लोकेशन थोड़ी सी याद रख लो। ये देखो, ये मुल्लापेरियार डैम, पेरियार पावर स्टेशन, इडुक्की डैम, मेटूर डैम, सारे डैम्स की लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली सदर्न इंडिया की जो डैम्स हैं, ठीक है। आर वी डन? यस, वी आर डन विद द ज्योग्राफी मॉड्यूल। सो मैंने पूरा का पूरा आपका जो ज्योग्राफी का रिवीजन मॉड्यूल है इनसाइड आईएएस का वो कवर कर दिया है। एनवायरनमेंट का मॉड्यूल भी मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देख लेना। और विजन आईएएस के करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं बाकी सारे कंपाइलेशंस आपके लिए लेकर आऊँगी। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन, मेक श्योर यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।